आज जो लेक्चर है पावर रिसोर्स पर है। इसके बाद 2 टॉपिक और बचेंगे। सिलेबस देख रहे हो, शेड्यूल देख रहे हो ना? समय लगता है, मुश्किल होती है थोड़ी सी, पर क्या करोगे, यही प्रोसेस है और उनसे बेहतर होने का। डिसिप्लिन पर्सन, कंसिस्टेंट पर्सन। एक क्वेश्चन मैंने एथिक्स में बनाया है, आपको बताता हूँ कि एफिशिएंट आदमी और बहुत अच्छे एप्टीट्यूड वाला इंसान, उससे ज़्यादा जरूरी है डिसिप्लिन लाइफ और सेल्फ इंस्पिरेशन अगर जीवन में सफल होना है। ऐसा उसका कोर उद्देश्य है। यानी जीवन में सफलता के लिए एप्टीट्यूड तथा एफिशिएंसी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है डिसिप्लिन और सेल्फ इंस्पिरेशन। इस पर आपकी क्या राय है? ऐसा करके सवाल दिया। तो मुझे लग रहा है कि ये ज़रूरी है आपके लिए भी, मेरे लिए भी, हर किसी की सफलता के लिए 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, वही। तो और इसमें कोई भी चीज़ ना छूटे ऐसी कोशिश की गई है। 2023 में इसने सवाल पूछा कि यूपी का बजट 2023-24 जो था उसमें बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए क्या प्रावधान किए गए? ऐसा क्यों पूछा? इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे ज़्यादा खर्च कर रहा है। एक स्वाभाविक प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश पिछले 6-7 सालों में, 5 सालों में, और अगर एवरेज भी पकड़ लिया जाए तो शायद 10-12 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत जोर दे रहा है। 2010 के बाद से उत्तर प्रदेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा जोर देना शुरू किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को समझ में आ गया था बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ होगा नहीं। ठीक है, सभी सरकारों ने काम किया है, लेकिन पिछले कुछ समय से चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है, इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ज़्यादा काम हुआ है। उत्तर प्रदेश में जो बायो एनर्जी है, इस पर सवाल पूछा उसने। आप मान के चलिए इस बार सोलर एनर्जी पे कुछ ना कुछ पूछ सकता है, या हाइड्रोजन पॉलिसी पे पूछ सकता है। जो भी संभावित प्रश्न है, उन संभावित प्रश्नों को आपके टेस्ट में डाला जा रहा है, और फिर जो भी क्वेश्चन बच जा रहे हैं टेस्ट से, उसको अग्नि परीक्षा में डाला जा रहा है। इस तरीके से डिजाइन किया गया है अग्नि परीक्षा कि भगीरथ प्लस में जो चीज़ें छूट जाएं या जो चीज़ें ना कवर हो पाए वो अग्नि परीक्षा में शामिल कर दिया जाए, और एक बार भागीरथ प्लस खत्म हो जाए उसके बाद प्रैक्टिस उस पर ठीक से हो सके। तो अग्नि परीक्षा के लिए तनाव मत लो, ले लिया है तो भी ठीक, नहीं लिया है तो भी ठीक, अप्रैल मई में उसका जम के उपयोग कर लेना। ठीक है, ऑफकोर्स उसकी जो इनपुट कॉस्ट तो इतनी हाई है कि उस पर डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा, माफ़ करना। टेबल ऑफ कंटेंट क्या कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में? एनर्जी रिसोर्स, फिर उसमें जितनी भी टाइप की एनर्जी है उनको 2 कैटेगरी में बांट लिया है। एक तो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी और दूसरा रिन्यूएबल एनर्जी। उन सब पे ठीक से अच्छे से। फिर उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बोला था फैकल्टी को कि 2 तरीके से उसको बांटो, लेकिन वो उसने बहुत कोशिश की लेकिन कर नहीं पाया। हालांकि स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है। अभी ठीक है? यस सर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या किया है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी आ जाएगा, रोड है, एयरपोर्ट है, जो कुछ भी है, ये सब आप इंफ्रास्ट्रक्चर के टॉपिक में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। बजट में भी हमने इसको पढ़ाया हुआ है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल है, हॉस्पिटल है, या बाकी जो पब्लिक यूटिलिटीज़ के सेंटर्स हैं वो भी आपको बेसिक पढ़ाया है, पर फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ कवर करेंगे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में क्या डेवलपमेंट हो रही है, इकोनॉमी से क्या रिलेशन है, ये भी पढ़ाया हुआ है, पर फिर भी एक बार यहाँ पे हम पढ़ा देंगे। कई चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, ओवरलैप हो रही हैं, क्योंकि सिलेबस में ओवरलैपिंग है ही, तो हम एक बार अगर बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं तो दूसरी बार थोड़ा सा कम पढ़ा रहे हैं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में चैलेंजेस क्या है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों पर भी बात करेंगे। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कवर किया हुआ है, इंडस्ट्रियल पार्क्स, SEZ। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो इंडस्ट्रीज है उनको भी कवर किया है, स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज उनको भी कवर किया है। इनके सवाल आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन उसके बावजूद कवर किया है, ऐसा ना हो कहीं तुम नुकसान में हो जाओ। उसके बाद 91 के पहले की स्थिति क्या थी उत्तर प्रदेश की, 91 के बाद की क्या स्थिति, ये भी एक डायमेंशन कवर किया है। उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रीज जो है प्रीलिम के लिहाज से और मेंस के लिहाज से एग्जाम्पल देने में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्कीम्स है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, ये कवर है। उनका महत्व क्या है, चैलेंजेस क्या है, आगे की राह क्या है। एक क्वेश्चन आपको दिया है, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है मित्र, उत्तर प्रदेश में विद्युत संसाधन या उत्तर प्रदेश में पावर रिसोर्स। अब मैं कहाँ गया, अब मैं गया नीति आयोग और पावर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे गया। क्या किया मैंने वहां पे, दिख रहा है स्क्रीन? हाँ, तो तुम्हारे सामने लाइव खेलेंगे। ये है भैया इंडिया क्लाइमेट एंड एनर्जी डैशबोर्ड, ठीक है, नीति आयोग का। हमने कहा चलो यूपी तो उतना अच्छा देता नहीं, यहीं से खेलते हैं। स्टेट का रिपोर्ट क्लिक किया, ठीक। अब डेटा फैक्ट निकालना कितना मुश्किल होता है समझ सकते हो। आकाश हो क्लास में, दे दे भाई जितना भी हो पाया कल तक, फिर बाकी मैं कर लेता हूँ। ऐसे मत करो, पेंडिंग है चीजें, बहुत मुश्किल हो रहा है। आज रात को भेजूंगा। ठीक है, ओके जी थोड़ा डेटा माइनिंग आकाश किया करो, मुझे कैसे मिल जाती हैं चीजें, कैसे नहीं ढूंढ पाते। बहुत डिफिकल्ट होता है, एक तो डेटा बहुत पुराना है और समझ में नहीं आता कि नया वाला कहाँ से ढूंढूं। एनर्जी सेक्टर का डेटा एक्चुअली में एक जगह नहीं पे था, तो क्या किया मैंने, ढूंढा तो पता चला इंडिया क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड पे चीजें अपडेटेड है। अपडेटेड चाहिए ना अपने को, तो मैंने क्या किया,
कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू करने के लिए क्लिक किया। इसमें क्या सेलेक्ट करना है बताओ? यूपी। गुड, कर लिया। यूपी आ गया। यूपी के बारे में डेटा आना शुरू हो गया, ठीक है, कि 15 करोड़ लोग रूरल, अच्छा सेंसस 2011 के हिसाब से बता रहे हैं, 15 करोड़ लोग रूरल एरिया में। फिर ये बताता है जीएसडीपी इतनी है 2023-24 के हिसाब से, 24-25 में ऑफकोर्स बढ़ गई है, ठीक। और फिर करंट अभी कितना है? 8.63% नेशनल जीडीपी में योगदान कर रहा है। सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश का सेक्टोरल डिवीजन है। ये सब डेटा मिल गया आपको एक ही जगह। अब देखो यहाँ पे पावर डेटा क्या दे रहा है वो। पावर डेटा दे रहा है 2024-25 का, जो काफी अपडेटेड है, सबसे लेटेस्ट। तो क्या कह रहा है मित्र? बायो एनर्जी कितनी है उत्तर प्रदेश में? 6%। कितना इंस्टॉल कैपेसिटी? हाइड्रो, स्मॉल हाइड्रो 0.14, सोलर कितना 9.45, हाइड्रो 1.41, न्यूक्लियर 1.24, ऑयल एंड गैस 4.21, और कोल कितना है? थर्मल एनर्जी कितनी है? इतना। और ये पावर जनरेशन, ये इंस्टॉल्ड कैपेसिटी या जनरेशन, ठीक है। एक डेटा और भी दे सकते हो, पर कैपिटा कंजम्पशन कितना है उत्तर प्रदेश में? तो 22-23 की स्थिति के हिसाब से इतना है किलोवाट। 600 किलोवाट से भी कम, हम लगभग 600 किलोवाट के आसपास यूज करते हैं पर कैपिटा, ठीक है। 22-23 में 723 कितना 723 किलोवाट। ये कब लिखोगे? जब लिखोगे उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट के बारे में, कि अभी उत्तर प्रदेश का पर कैपिटा कंजम्पशन काफी कम है, साउथ वगैरह में 1200-1500 चल रहा है। क्योंकि अगर मैं साउथ का भी एग्जाम्पल दूं, चलो मैं दे देता हूँ तमिलनाडु का, ठीक है, एग्जाम्पल। इसमें देखो पर कैपिटा कंजम्पशन कितना है उनका, 22-23 1700 कितना है मित्र, दिख रहा है? जी सर। उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा है सर। ये कंपैरिजन कर पाओगे ना कि हम कितना पिछड़ रहे जी हैं? सर। ऑल इंडिया अगर देखूं, चलो महाराष्ट्र ले लेता हूँ, मुझे इंटरेस्ट है जानने में, ऐसे पढ़ने में थोड़ा मजा आता है। 1676 कम है यार, तमिलनाडु वाले ज्यादा खर्च कर रहे हैं, अंदाजा था मुझे। चलो यूपी का फिर से कर लेते। तो ये डेटा है, ठीक है भैया। अब एनालिटिक्स में जाओ, स्टेट वाइज जितने भी डेटा है, तो इन सबको मैंने क्या किया आपके लिए, घंटा भर खर्च करके निकाल लिया। ये उत्तर प्रदेश है, इसमें चलो यहीं से दिखा देता हूं मैं। यहां देखो, कोई नहीं यहीं से दिखा देता हूँ, मैंने सोचा लाइव दिखाता हूँ। उत्तर प्रदेश की स्थिति ऐसी है मित्र, यहाँ मैंने सेलेक्ट किया कि ऑपरेशनल और पाइपलाइन में जो भी प्रोजेक्ट हैं उनको मिला करके अगर देखा जाए तो कुल कैपेसिटी कितनी है बताओ, जो इंस्टॉल्ड है अभी या इंस्टॉलेशन का प्रोसेस में? 41,244 मेगावाट। 24-25 का डेटा है, नीति आयोग का डेटा है, ठीक। ये डेटा ध्यान में रहेगा ना आकाश? इन सब चीजों को शामिल कर लेना एनर्जी वाले सेक्टर में, ठीक है। जी सर। ठीक है, अब आओ आगे देखो। ये उत्तर प्रदेश का जो डेटा है, उत्तर प्रदेश के बारे में बता ही दिया आपको कितना कितना कंट्रीब्यूशन है, और मेरा डेटा नहीं, नीति आयोग का डेटा है, अपडेटेड डेटा है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की जहां तक बात की जाए, सबसे ज्यादा कंजम्पशन कहाँ होता है इलेक्ट्रिसिटी का उत्तर प्रदेश में? बताओ चलो, बोलो। डोमेस्टिक एग्रीकल्चर। हाँ, एग्री अदर्स डोमेस्टिक। और डोमेस्टिक में सबसे ज्यादा 41%। कितना? 41%। एग्रीकल्चर में कितना? 16.5। इंडस्ट्री में उसके बाद। एक काम करो, एक प्रीलिम का क्वेश्चन इस पे फ्रेम कर देता हूँ, ठीक है, मजा आएगा ना इसमें? ठीक है, तो ये क्रम से लगाने के लिए। हाँ ठीक है ना। तो कैसे इसको आंसर में यूज करोगे बताओ बताओ, कैसे यूज करोगे आंसर में, कैसे यूज करोगे? पब्लिक सर्विस पे कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखेंगे कि हम कितना कम कंज्यूम करते हैं। इसको तब यूज करोगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन की स्थिति उत्तर प्रदेश में बहुत खराब है। उत्तर प्रदेश में डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, जो टॉपिक भी पढ़ाएंगे, डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है। तब जब डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा है औद्योगिक रूप से, तब वहां दिखाओगे कि अब भी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 12% बिजली खाली इंडस्ट्री को जाती है। इसका मतलब यह इंडस्ट्री में उतनी ज्यादा है नहीं है डिमांड। बात समझ रहे हो ना? एग्रीकल्चर उससे ज्यादा खर्च कर रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? और एक दूसरा तरीका क्या है यूज करने का,
जब एग्रीकल्चर सेक्टर में इरिगेशन वगैरह की बात करोगे तो कहोगे कि एग्रीकल्चर में 16% बिजली जाती है। अगर सोलर पंप वगैरह दे दिया जाए तो ये बिजली बचेगी कि नहीं बचेगी, बोलो? हाँ, यस सर। तो ये बिजली यहाँ आ सकती है, यहाँ आ सकती है, यहाँ डेफिसिट चल रहा है। हाँ, डेटा आता है ना यूज करना। कर लेंगे सर। हाँ, कर लेना। अब देखो भाई, आगे जो है नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी है उनके बारे में थोड़ी सी बातें। कोयले से कितना बिजली बनता है उत्तर प्रदेश में, ये देख लेना, ऊपर डेटा लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश में पेट्रोलियम है नहीं पर खर्च करता है। नेचुरल गैस बहुत लिमिटेड है। रिन्यूएबल न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में जब बात की जाए तो एक ही सेंटर है हमारे पास, नरोरा का, और ललितपुर के आसपास यूरेनियम थोड़ा मिलता है। ललितपुर में ही मिलता है ना यूरेनियम? जी सर। हाँ, ठीक है। तो बस इतना सा है बेसिक इसका। अब असली खेल कहाँ होने वाला है? नॉन कन्वेंशनल या रिन्यूएबल एनर्जी में। नॉन कन्वेंशनल या रिन्यूएबल एनर्जी में आप जानते हो बायोमास वाला एनर्जी, हाइड्रो पावर की एनर्जी, इसमें भी लार्ज हाइड्रो पावर, स्मॉल हाइड्रो पावर, आपको पता है कैसे कैसे, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। आइए देखते हैं। इन्वेस्ट यूपी की साइट पे एक मुझे बहुत अच्छा कंपैरिजन मिला। क्या कंपैरिजन मिला? कंपैरिजन मिला कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पावर कंजम्पशन या पावर को लेकर के जो पॉलिसी, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के जो रिफॉर्म्स हैं वो दिखाए गए। तो GS3 में ये यूज कर लेना, GS3 में इसका और इसका कंट्रास्ट दिखा देना। बात समझ में आ रहा है? इसको हिंदी में भी लिख दिया है, मतलब वही ट्रांसलेटेड कर दिया है, मतलब उसी का राइट क्लिक करके, तो हिंदी में भी है। कैसे करोगे? 100% FDI है। जब GS3 में यूज करना तो 100% FDI इलेक्ट्रिक सेक्टर में, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में। बात समझ रहे हो? और वो भी ऑटोमेटिक रूट्स। दूसरा, इंडिया दुनिया का 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग कंट्री है, ये पता है? इंडिया पूरी दुनिया में 4था सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मामले में, हाइड्रो वगैरह लेकर के। क्योंकि हाइड्रो में, लार्ज हाइड्रो को अभी किस में डाला उन्होंने? रिन्यूएबल में। कब डाला बताओ? लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट को रिन्यूएबल में कब डाला उन्होंने? लास्ट ईयर ही शायद, लास्ट ईयर है, उसके लास्ट ईयर, जब हमने नेट न्यूट्रलिटी का टारगेट रखा था उसके बाद। तो लार्ज हाइड्रो को मिला करके भी पूरी दुनिया में 4थे नंबर पर हम हैं रिन्यूएबल एनर्जी या हरित ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा के इंस्टॉलेशन के मामले में, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मामले में। एक तो ये डेटा हो गया। दूसरा, अगला मतलब, और ये ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट वगैरह का जिक्र कर देना कि ऐसा वो कहते हैं डेटा का सोर्स। फिर पिछले 8.5 साल में इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी है या नॉन फॉसिल फ्यूल की जो कैपेसिटी है वो लगभग 4 गुना बढ़ गई। कितनी बढ़ गई है? 4 गुना बढ़ गई। तो ये आप यूज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की जहां तक बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की जो कैपेसिटी है वो कितना हो जाएगा? 40,000 मेगावाट। कितना? 40,000 मेगावाट। कब तक? 2028 तक। ये जनरेशन की बात कर रहा है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात नहीं कर रहा है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में या पाइपलाइन में अगर देखा जाए, ये देखो यहाँ पे, ये डेटा दिख रहा है तुमको? यस सर। अगर इसमें इंस्टॉल्ड और पाइपलाइन में, यानी कि जो चल रहा है और जो चालू हो सकता है, इन दोनों को अगर माना जाए तो 41,000 आ रहा है। अभी पाइपलाइन वाला हटा दो तो ये पहुंच जाएगा लगभग 30,000 के आसपास। ठीक है, दिख रहा होगा साइड। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए 30,000 मेगावाट ऑपरेशनल है। कितना ऑपरेशनल है? 30,000 मेगावाट। और लगभग 10,000 ही मेगावाट कितना है? पाइपलाइन में है, जो बन रहा है। 2028 तक टोटल कितना जनरेशन होने लगेगा? 40,000 मेगावाट। कितना? 40,000 मेगावाट। कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, जैसे सोलर सेक्टर में कुसुम है, कुसुम योजना, विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम है, सौर घर है, सोलर सिटी है। और उत्तर प्रदेश की जो सोलर एनर्जी पॉलिसी है 2022 की, उसके हिसाब से 2028 तक 14 गीगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने की योजना है। ठीक है, कुछ डेटा यहां पे दिया हुआ है कि सोलर पावर में जो कैपेसिटी है वो 2014 में सिर्फ 2.6 गीगावाट था, जो भी बढ़कर के कितना हो गया है 2024 में? 84। ठीक,
विंड कैपेसिटी में 2014 में कितना था विंड कैपेसिटी हमारी? 21 गीगावाट। अभी कितनी हो गई है बोलो? 46 लगभग 47। ठीक, तो ये डेटा है जो ध्यान रखना। डेटा की बड़ी मुश्किल है, तो डेटा निकालना पड़ेगा। अब सबसे पहला जो हिस्सा है सोलर एनर्जी वाला, उसको कवर कर लेते हैं ठीक से। ठीक, क्योंकि सोलर, बायो, हाइड्रोजन और इस पे क्या नाम है इसका, विंड, इन पे घूम घूम के सवाल आने की संभावना है, क्योंकि बायो उसने पूछ करके दिखा दिया है कि वो किस दिशा में जाना चाहता है। इनकी पॉलिसी से रिलेटेड, इनकी जो स्टेटस है उससे रिलेटेड, या इनमें जो डेवलपमेंट हो रहा है उससे रिलेटेड सवाल बन सकता है, बनने की संभावना है पूरी पूरी। सोलर बहुत चर्चा में है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम है, राज्य की भी स्कीम है, इसलिए इसकी पूछे जाने की संभावना और ज्यादा है। सोलर एनर्जी सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश कहता है कि $6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इस क्षेत्र में है। इससे इंडिया की जो एनर्जी डिमांड है तभी पूरी हो सकती है। अब फिलहाल के लिए पोटेंशियल कितना है सोलर सेक्टर में? 23 गीगावाट। इसको इंट्रो में भी यूज कर सकते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल कर सकते ये हैं, लाइन बताया था आपने। बिल्कुल कर सकते। अभी फिलहाल के लिए कितनी पोटेंशियल है सोलर की उत्तर प्रदेश में बोलो? 30 गीगावाट सर। और कितना इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है? लगभग 2632 मेगावाट। और ये सरकार की अपनी 2.6। ये उत्तर प्रदेश सरकार की खुद की अपनी ऑफिशियल डेटा है, मुझे नहीं पता है कम है ज्यादा, देख लेना तुम लोग। ठीक है, पीएम कुसुम के तहत कितना जोड़ने की इनकी योजना है? 2000 मेगावाट और एक्स्ट्रा। अगले 5 वर्षों में कितना करेंगे ये लोग? 22,000 मेगावाट। कितना? 22 वही मतलब 2027 तक। हाँ, म्यूट कर लो यार जो म्यूट ना हो। उत्तर प्रदेश के पास क्या एडवांटेज है? पहला एडवांटेज, उत्तर प्रदेश का टारगेट ही बहुत महत्वाकांक्षी है, 41,000 मेगावाट 2028 तक का लक्ष्य। ठीक, जिसमें से 30,000 ऑपरेशनल है। कुछ स्कीम्स हैं जो ऑलरेडी चल रही है उत्तर प्रदेश में, इनिशिएटिव लिए गए हैं कुछ कुछ, जैसे कि इंटरेस्ट और कैपिटल सबवेंशन दिया जा रहा है जो प्रोजेक्ट लगा रहे हैं पीपीपी मोड में। दूसरा, रूफटॉप सोलर के लिए उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। तीसरा, सोलर सिटी उत्तर प्रदेश सरकार डिक्लेयर कर रही है और उनको ग्रिड से जोड़ रही है, नेट मीटरिंग कर रही है। ग्रिड मतलब आपको पता है, नेट मीटरिंग पता है, बताने की जरूरत नहीं मुझे। ग्रिड का मतलब सिंपल है भाई, जो बिजली आप बना रहे हो और पावर लाइन जा रही है सप्लाई के लिए, जो भी डिमांड सप्लाई के लिए ग्रिड है जिसमें से पावर ट्रेवल कर रही है, उसमें आप जो ऊर्जा उत्पादित कर रहे हैं वो भी वहां पे शामिल हो सके, देश के और राज्य के ग्रिड के साथ कनेक्ट हो सके। नेट मीटरिंग का मतलब ऐसे है कि मैंने मान लो 100 यूनिट सोलर उत्पादन किया एनर्जी का, और मेरी जो एनर्जी कंजम्पशन की जो लिमिट है वो है 70, यानी 70 यूनिट ही मैं एनर्जी खर्च करता हूँ, 100 क्या करता हूँ, उत्पादन करता हूँ, तो 30 बच गया। तो ये 30 अगर नेट मीटरिंग है तो ग्रिड में चली जाएगी, हमें पैसा उसका मिल जाएगा। एक दूसरा इसको समझाने का तरीका है कि मान लो किसी महीने में आपका कंजम्पशन 120 हो गया और आप 100 ही उत्पादन कर रहे हैं, तो 20 आपने समझ लो कि सरकार से लिया, उसका आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक, यानी कि जितना आपने खर्च किया और जितना आपने उत्पादन किया उसका जो सम होगा, नेट होगा, वो आपको पे करना पड़ेगा, या आपको वापस मिल जाएगा। सोलर एनर्जी सेक्टर में कुछ और बातें। पहला, उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, बहुत सारी इंटरवेंशंस, बहुत सारी योजनाएं ला रही हैं ताकि सोलर एनर्जी सेक्टर को बहुत तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी में इसका प्रमुख हिस्सा बनाया जा सके, और एनर्जी जो डिमांड है उत्तर प्रदेश की, या एनर्जी जो सिक्योरिटी है, उसके लक्ष्य को पूरा किया जा सके। इसने क्या किया, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया। क्या बनाया? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, जो भी बन रहा है एग्जैक्टली कहाँ बन रहा है? बुंदेलखंड रीजन में। कहाँ बन रहा है? कितनी कैपेसिटी है? 4000 मेगावाट की। इसको कहाँ लिखोगे? पहला, बुंदेलखंड एरिया का जब डेवलपमेंट की बात आएगी वहां लिखोगे, रिन्यूएबल एनर्जी की बात आएगी वहां लिखोगे, उत्तर प्रदेश में किस तरह से एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया गया है वहां लिखोगे, रीजनल डेवलपमेंट पे उत्तर प्रदेश क्या काम कर रहा है वहां लिखोगे। बात समझ रहे हो ना? हाँ, यस सर। और कैप्टिव कंजम्पशन बाय इंडस्ट्रीज, इसका मतलब क्या है? और एक टर्म यूज किया है, प्लग एंड प्ले। तो मैंने यहां डाल दिया प्लग एंड प्ले, क्योंकि इसको लिख के आना, प्लग एंड प्ले। चलो बताओ प्लग एंड प्ले का मतलब, चलिए बोलिए। सर इसका मतलब ये है कि आपको सारी सुविधा दी जाएंगी, आप आइए काम करिए और जाइए। हाँ सिंपल है, आपने बिजली के सॉकेट में प्लग लगाया, ठीक है, और बिजली की उत्पादन चालू, ठीक है, यानी कि सब कुछ आपको फैसिलिटी मिलेगी। लैंड पूल पहले से क्रिएट किया है सरकार ने, आपको आना है बस अपनी Yes, फैक्ट्री sir. वहां पे लगानी शुरू कर देनी। सरकार ने पहले ही टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप करके रखी, आना है यूज करना शुरू कर देना है। सरकार ने पहले ही आपके लिए थोड़े बहुत फंड के, थोड़े बहुत कैपिटल सबवेंशन की व्यवस्था करके रखी, कुछ पैसे लेके आना है, शुरू कर देना है। बात समझ रहे हो ना? तो प्लग एंड प्ले एक रेडीमेड व्यवस्था है, पहले से ही उपलब्ध व्यवस्था है, जिसके बाद जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको बस उद्योग लगाने की देरी है, उद्योग लगाते ही उनका उत्पादन शुरू हो जाए।
इससे फायदा क्या होगा? अगर पूछ ही ले प्लग एंड प्ले का फायदा क्या है, ये आपको सजेशन में ही लिखना है कि प्लग एंड प्ले मॉडल को अपनाया जा सकता है, जिससे कि नंबर 1 समय कब बचेगा, 10 साल तक प्रोजेक्ट असेसमेंट नहीं होगा, 10 साल तक प्रोजेक्ट में देरी नहीं होगी, असेसमेंट रिपोर्ट नहीं बनेंगे, तो समय में बचत होगी, समय की बचत होगी। दूसरा क्या होगा? कॉस्ट कम हो जाएगा। कॉस्ट कटिंग होगी सर। तीसरा क्या होगा? जो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच रोजगार है, बचाने। ब्यूरोक्रेटिक जो अप्रोच है, जस्ट एक सेकंड आया। ओके, इतना ज्यादा सिटिंग हो जाता है चेयर पे कि कमर ना जवाब देने लगी तो ऐसे, तो कॉस्ट बचेगा, और क्या होगा? समय बचेगा, और क्या होगा? टेक्नोलॉजी में बेहतर तरीके से डेवलपमेंट किया जा सकेगा। कुछ सरकार के पास टेक्नोलॉजी है, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के पास है, दोनों का यूज करके सरकार क्या करेगी? प्राइवेट प्लेयर को इंक्यूबेट करेगी कि आप जो है तेजी के साथ अपने इंडस्ट्रियल जो डेवलपमेंट है उनको चालू कर सके। और क्या होगा? और होगा कि जब इतनी फैसिलिटी सरकार देगी उनको, तो प्लग एंड प्ले के माध्यम से सरकार उन क्षेत्रों को ज्यादा प्रमोट कर सकती है जिन क्षेत्रों में अभी तक इंडस्ट्री अवेलेबल नहीं है। तो सर्विंग द अनसर्व्ड, यानी कि जो रीजनल डिस्पैरिटी है वो भी कम हो सकती है। सरकार कहेगी कि तुमको प्लग एंड प्ले का अगर लाभ लेना है तो आपको बुंदेलखंड सेक्टर में फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। अगर सरकार एक कंडीशन रख दे तो कौन नहीं लगाएगा? लगाएंगे नहीं लगाए? एक नौकरी करने के लिए तुम बुंदेलखंड चले ही जाते हो, तो फिर यस सर। इंडस्ट्री लगाने के लिए तो जाओगे। ऐसा है, तो समझा? ये टर्म लिख के आओगे ना? स्क्रीन दिख रही ना? यस सर। तो लिख के आना इस। और क्या किया उत्तर प्रदेश ने सोलर एनर्जी के सेक्टर में? 30,000 युवाओं को ट्रेन किया जा रहा है। किस रूप में ट्रेन किया जाएगा? किस रूप में? सूर्य मित्रा के रूप में। किस लिए? सूर्य मित्रा। अलग अलग रोल होंगे उनको, टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट उनका कराया जाएगा, सेंसिटाइजेशन के लिए भी उनका काम होगा, ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे उनका इस्तेमाल होगा अगले 5 सालों में। और क्या कर रही है सरकार? सोलर सिटी डेवलप कर रही है। सोलर सिटी, कितने सोलर सिटी टारगेट किया उत्तर प्रदेश सरकार ने? 18। 18 सिटी। पहला कौन सा है? अयोध्या। अयोध्या मॉडल सिटी। सोलर एनर्जी पॉलिसी लेके आई है उत्तर प्रदेश। कब लाई है? 2022। 2022 में। मैंने कहा है कि सारी पॉलिसीज आपको हम एक जगह पर उपलब्ध कराएंगे। रजत ने सारी पॉलिसीज, 32 पॉलिसीज टोटल हैं, दे दिया है मुझे। अब मेरा काम क्या है? उन पॉलिसी को रिव्यू करना। ऑफकोर्स मैं पॉलिसी रिव्यू करने वाला नहीं हूँ, वो तो गवर्नमेंट के लोग करेंगे, मतलब वो जो उसने उपलब्ध कराया है वो रिव्यू करूंगा, और ओरिजिनल जो पॉलिसी है उत्तर प्रदेश सरकार की, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें शामिल करके आपको रेडीमेड दे दूंगा। प्रोसेस में हर चीज एक दिन में नहीं हो पाएगा, बट पैरेलल कई काम चल रहे हैं। मॉडल आंसर का भी काम हम शुरू कराना चाहते हैं, उसके लिए हम फैकल्टी की तलाश में है अच्छी, जो मॉडल आंसर बना सके। तो अगर सब कुछ अच्छा रहा तो अप्रैल लास्ट तक आपको मॉडल आंसर मिल जाएंगे सभी पेपर्स के। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है, और ऑफकोर्स फ्री ही मिलेंगे आप लोगों को, सोलर एनर्जी जो पॉलिसी है 2022 की, उसमें जो टारगेट है वो क्या है? टारगेट भाई 2026-27 मतलब अगले 5 साल में कितने मेगावाट का टारगेट अचीव करना? 22,000। 8,000 मेगावाट। अब आओ विंड एनर्जी की तरफ। विंड एनर्जी में आपको मैंने अभी पढ़ाया था, बताओ कब पढ़ाया था? उत्तर प्रदेश की जो एनर्जी रिसोर्सेस हैं उसमें विंड था या नहीं था? था ना? यस सर। हाँ सर। तो फिर से वही पढ़ाना जरूरी है क्या? कर लोगे वहां से? नो सर। यस सर। ठीक। बायो एनर्जी, जिस पे सवाल पूछा गया है, बहुत सुंदर एक डेटा मिला मुझे, मजा आ गया देख के, अच्छा भी लगा उत्तर प्रदेश से होने के नाते, कि गैर बगास जो जनरेशन प्लांट है उसकी टोटल कैपेसिटी भारत में कितनी? बोलो। आकाश, आकाश ध्यान रखो, डेटा यूज कर लेना भैया। 10,225 मेगावाट। उसमें यूपी और महाराष्ट्र का मिल करके, दोनों स्टेट का मिला के हिस्सेदारी कितनी है? 40%। 45%। कुछ समझ में आया कितना आगे हैं हम लोग? और मजे की बात क्या है भाई, कि उत्तर प्रदेश, अभी मैंने डेटा देखने की कोशिश की पर मिला नहीं, चूंकि ये 1 साल पहले का डेटा है, 2 साल पहले का डेटा है, उसके बाद वो एग्जैक्ट डेटा मिला नहीं, पर उस समय तक स्थिति, लास्ट ईयर तक स्थिति क्या थी कि 21% हिस्सेदारी किसकी है गैर बगास जनरेशन प्लांट में? जो 10,000 मेगावाट है इसमें 21% की हिस्सेदारी किसकी है? यूपी की। और महाराष्ट्र की हिस्सेदारी कितनी है? 24%। तो ये बहुत बड़ी बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या देखोगे? इसी बायो एनर्जी के लिए ही पेट्रोलियम मिनिस्ट्री क्या कर रही है? सर बगास बता दीजिएगा हाँ, क्या होता है? बगास। बगास। गन्ना देखा है? यस सर। गन्ना
एक बार क्रैशर में जाता है, उसका जूस निकाल लिया जाता है। क्या निकाल दिया जाता है? जूस खोई सर, खोई होता है क्या? हाँ, खोई होता है। ठीक ओके, है। थैंक यू सर। उससे क्या बनता है? उससे बनता है इथेनॉल। नहीं, उससे एथेनॉल नहीं बनता है, वो तो मोलास से बनता है। वो तो जो जूस बनता है चीनी बनने के बाद उससे बनाया जाता है। इससे बनता है कागज, और इसे थर्मल पावर में या बाकी जगहों पर भी इस्तेमाल किया जाता है बिजली बनाने के लिए। ठीक है, ओके। क्या देखो, ये है बगास। ठीक है, सर मुजफ्फरनगर शामली की तरफ ढेर लगे रहते हैं इनके शुगर केन इंडस्ट्री उधर। अच्छा। तो देख भैया, डेटा उत्तर प्रदेश के बारे में जो डेटा है वो दिखा दे रहा हूँ। जो उत्तर प्रदेश के बारे में लाइन लिखी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वो दिखा दे रहा हूँ। एक तो सतत जो इनिशिएटिव है ताकि जो है रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन सुनिश्चित हो सके, वो तो है ही 2018 से, बायो एनर्जी, बायो सीएनजी वगैरह से। दूसरा क्या है, गोवर्धन स्कीम चल रहा है। किसका चल रहा है? कौन सी मिनिस्ट्री का? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ऐसा मत कर देना गोवर्धन स्कीम रिन्यूएबल एनर्जी या पेट्रोलियम एनर्जी की। ठीक है, उसके अलावा क्या है? समर्थ मिशन है। क्या है भाई? ये सब एग्जाम्पल में यूज करोगे तो अच्छा रहेगा। फिर जो एक पॉइंट दिया हुआ है नीचे कि पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा जो एनसीआर रीजन, उस रीजन में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जो जिले एनसीआर रीजन में, वहां पे बायोमास प्लांट लगाए जा रहे हैं। क्या लगाए जा रहे हैं? क्या लगाए जा रहे हैं? बायोमास प्लांट। इसका दो उद्देश्य। पहला उद्देश्य, एनसीआर रीजन में बहुत पोल्यूशन होता है, स्पेशली ठंडी के महीने में बहुत ज्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो अगर आप बायोमास प्लांट लगाएंगे तो जो पराली है वो पराली किसान जलाने की बजाय ट्रकों में भर करके प्लांट को देंगे, जिससे वहां पे बायो एनर्जी डेवलप हो पाएगा, तो पोल्यूशन कम हो गया। तो ये कहां पे लिखोगे बायोमास प्लांट वाला विकल्प? ये लिखोगे जहां पे एनवायरमेंटल पोल्यूशन को दूर करने के लिए आपको मेजर्स बताने। बात समझ में आ रहा है? और लिख देना कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार मिल करके एनसीआर रीजन में, उत्तर प्रदेश के जिलों में बायोमास प्लांट लगा रहे हैं। दूसरा, रिन्यूएबल एनर्जी ज्यादा डेवलप हो सके, इसके लिए भी इसको प्रमोट किया जा रहा है। तो इसके एक तीर से दो शिकार। इसको आप यूज कर लेना एनवायरमेंट वाले सेक्टर में, पोल्यूशन जहां पे है दूर करने के उपाय जहां बताने हैं, और यहाँ पे भी यूज कर लेना कहाँ पे, उत्तर प्रदेश बायो एनर्जी के लिए क्या कर रही है। ठीक है, कर लोगे ना? और ये डेटा दे देना, कुछ स्कीम के नाम बता देना। इसके बाद कुछ बचेगा? ये देखो, बायो एनर्जी प्रोग्राम कुछ चल रहे उत्तर प्रदेश के और भारत सरकार के। नेशनल बायोगैस फर्टिलाइजर मैनेजमेंट प्रोग्राम, बायोगैस बेस्ड पावर जनरेशन प्रोग्राम, बगास बेस्ड को जनरेशन प्रोजेक्ट इन शुगर मिल्स, पावर प्रोजेक्ट बायोमास सेक्टर में, और इंडस्ट्रियल वेस्ट बेस्ड पावर प्रोजेक्ट। अब थर्मल एनर्जी, लीस्ट सिग्निफिकेंस इसका है। कैसे होता है आपको पता है? पूछेगा नहीं, है ही नहीं जब ज्यादा खास। तो टाइडल एनर्जी है ही नहीं उत्तर प्रदेश। पावर रिसोर्स उत्तर प्रदेश में पहली बार उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999 लाया गया, जो 2000 में लागू किया गया। इसका लक्ष्य क्या था? वही सारे लक्ष्य थे। किस तरीके से पावर सेक्टर में रिफॉर्म लाया जाए, किस तरीके से पावर सेक्टर में जनरेशन और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़ाई जाए, किस तरीके से सबको पर कैपिटा जो कंजम्पशन है उसको बढ़ाया जाए, इंडस्ट्री से लेकर के एग्रीकल्चर तक पावर ठीक से उपलब्ध कराया जाए। तो वही बेसिक बातें थी, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ थर्मल पावर स्टेशन है, प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मेंस के लिए अगर थर्मल पे सीधा सवाल आ जाए तो एक दो एग्जांपल डाल देना, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं। कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश में, अगर क्वेश्चन आ जाए मेंस में तो सीधा नहीं आएगा, बट फिर भी कुछ एग्जांपल डाल देना कि उत्तर प्रदेश की जो कैपेसिटी है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, उसमें कुछ प्रमुख हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, जिसमें रिहंद का नाम ले लेना, ओबरा का नाम ले लेना, बस इतना काफी। और पावर सप्लाई की जो सिचुएशन है उत्तर प्रदेश की, उसमें डेटा आपको हमने कुछ बता दिया है, कुछ डेटा आप यहां से रेफर कर लेना। ठीक है, जो ट्रेडिशनल एनर्जी है, इस पर आने के सवाल की संभावना बेहद कम है, लेकिन जो सवाल बन सकता है वो बन सकता है कि उत्तर प्रदेश या भारत GS3 में या GS6 में रिन्यूएबल एनर्जी या नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। इसके पीछे के निहितार्थों को समझाइए, या पारंपरिक ऊर्जा स्रोत
अब व्यवहारिक नहीं है। इसके कारणों की पहचान करते हुए रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में किए गए प्रगति का मूल्यांकन कीजिए। इस तरीके से सवाल बन सकता है। तो आपको बस थर्मल एनर्जी या ट्रेडिशनल जो एनर्जी है उनकी 4-5 बुराइयां पता होनी चाहिए, 4-5 कमियां पता होनी चाहिए, इतना काफ़ी है। ठीक, देखो, पहला, ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन बहुत होता है ट्रेडिशनल एनर्जी से। ठीक, कहता है कि भाई जो ट्रेडिशनल एनर्जी है उसमें जो फॉसिल फ्यूल वगैरह को जला करके जो एनर्जी बनाया जाता है उसकी मात्रा इतनी ज़्यादा है कि 75% जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो फॉसिल फ्यूल की वजह से ही होता है, फिर चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में हो चाहे एनर्जी सेक्टर में। दूसरा, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। ग्रीन हाउस गैस तो इमिशन हो ही रहा है, एयर पोल्यूशन भी इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है। थर्मल पावर स्टेशन से जो फाइन पार्टिकल निकलते हैं उसकी वजह से PM2.5 और PM10 की मात्रा बढ़ जा रही है, जिससे कई लोगों की डेथ हो रही है। 4.2 मिलियन लोग दुनिया भर में डेथ हो जा रही है। लैंसेट वगैरह हर साल रिपोर्ट जारी करते रहते हैं, इनका नाम कोट कर देना। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल नहीं हो पाता है। और अब आपने देखा होगा थर्मल पावर स्टेशन है कोई, वहाँ पे फ्लाई एश रहती है। महाराष्ट्र में मुझे याद नहीं कितने किलोमीटर का दायरा है, शायद भारत सरकार की पॉलिसी को फॉलो किया है कि कुछ एक पर्टिकुलर किलोमीटर के दायरे में अगर कोई सड़क बनती है तो मैंडेटरीली उनको फ्लाई एश यूज करना है। और जो ये थर्मल पावर स्टेशन वाले लोग हैं वो इस फ्लाई एश को सेफली उनको फ्री में सप्लाई करेंगे। प्लस इस फ्लाई एश का यूज कहाँ पे करने के लिए प्रोत्साहित कर रही सरकारें? एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि इसमें एल्यूमिनियम, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तत्व ऐसे होते हैं जो एग्रीकल्चर के लिए, सॉइल के लिए कंपोस्ट का काम करते हैं, खाद का काम करते हैं। तो अगर इनको खेतों में डाल दिया जाए तो निश्चित तौर से इससे खेती में फायदा हो सकता है। हालांकि नुकसान भी है कि अगर वो रन ऑफ के माध्यम से बह जाए तो वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है। इनको जो बड़ी बड़ी माइनिंग साइट्स हैं वहाँ पे डंप किया जाता है उनको भरने के लिए भी। फ्लाई एश का यूज कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छा हो रहा है। बहुत पहले, 10 साल पहले के आसपास, मैं अपने एक मित्र के घर पे गया हुआ था जिनका पूरा घर फ्लाई एश की ईंटों से बना हुआ था। अब तो सब लोग बनवा रहे हैं, लेकिन उस समय मेरे लिए, चूंकि मैं उतना जानता नहीं था, मेरे लिए बहुत आश्चर्य का विषय था। इतने बड़े बड़े ईंट ऐसे हाथ से मार के उड़ा दो और उसकी मजबूती नॉर्मल ईंटों की तुलना में कहीं ज़्यादा थी। तो जो फ्लाई एश है वो भी एक सॉलिड वेस्ट है, उसका डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है ठीक से। इसका नुकसान क्या हो रहा है कि थर्मल पावर स्टेशन के अगल बगल में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जितने भी पेड़ हैं या तो खत्म हो जाते हैं या तो उनकी पत्तियों पर बिल्कुल एक परत चढ़ी रहती है डस्ट की। इंपोर्ट डिपेंडेंसी तो है ही, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, $145 बिलियन या कितने का हम पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं हर साल, पता है डेटा है कितने बिलियन डॉलर है? बोलो। नहीं पता सर। तो कैसे पता रहेगा? $132 बिलियन 2023-24 में था, मुझे 145 सूझ रहा था। तो देख ही लेते हैं क्या, 140 मिलियन टन, 81 बिलियन। $150 बिलियन के आसपास हमारा इंपोर्ट बिल हो रहा है लगभग। ठीक है, इस डाटा पे भरोसा नहीं कर सकते। $132 बिलियन 2023-24 में है, लेकिन फिर भी इसी के आसपास होगा। ये देखो, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में हिंदू कह रहा है तो मतलब सही कह रहा है। ठीक है, तो 23-24 में कितना हमने बिल पे किया? $132 बिलियन। कितना? 132 बिलियन। तो लिख देना 2023-24 में हमने $132 बिलियन का इंपोर्ट किया पेट्रोलियम का। तो निश्चित तौर पे काफी महंगा है। ठीक है, हेल्थ पर इसका इंपैक्ट तो पड़ ही रहा है, सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट तो हो ही रहा है। तो थर्मल एनर्जी को या ट्रेडिशनल एनर्जी को अगर क्रिटिसाइज करना होगा, जैसे बायो एनर्जी की पॉलिसी लगी हुई, लिंक आप खोल के पढ़ लीजिएगा इसको। थर्मल एनर्जी या ट्रेडिशनल एनर्जी को अगर क्रिटिसाइज करना होगा, फॉसिल फ्यूल वाली एनर्जी को क्रिटिसाइज करना होगा, तो इन जो डायमेंशंस को हमने यूज किया है उसका यूज आप कर लीजिएगा और साथ में डेटा भी डाल दीजिएगा, लैंसेट का डेटा, बिल इंपोर्ट का डेटा, ये सब डाल दीजिएगा। अब जब हमने ट्रेडिशनल एनर्जी को ना कह दिया है, रिन्यूएबल एनर्जी को हमने अपना लिया है, उसमें हमने सोलर एनर्जी पढ़ लिया, बायो एनर्जी पढ़ लिया, विंड एनर्जी उस कल परसों पढ़ ही लिया था। ठीक है, तो इसके फायदे क्या क्या, इसके बेनिफिट क्या क्या सबको पता है, फिर भी देख लो क्या फायदे। देखो, ये कुछ डेटा दिया हुआ है कि सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट क्या क्या है रिन्यूएबल एनर्जी के। साल 2014 में लगभग 77 लाख लोग काम करते थे इस क्षेत्र में।
पूरी दुनिया में, और लगभग 10 बिलियन यूरो का फॉसिल फ्यूल कम खरीदा किसने? जर्मनी ने। 31 बिलियन डॉलर के सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाया है चाइना ने। इसको कंपेयर करके आप यूज कर सकते हो कि इंडिया में जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है सोलर सिस्टम की, सोलर पैनल की, वो चीन की तुलना में काफ़ी कम। जबकि हमारा जो टारगेट है उत्तर प्रदेश का अकेले अगले 5 साल में 22,000 मेगावाट का। पूरे भारत की बात की जाए तो चाइना की तुलना में ये 20% भी नहीं ठहरता। इसके पीछे कारण एक तो टेक्नोलॉजिकल जो चैलेंजेस हैं वो तो है ही हैं कि हमारे पास सोलर पैनल बनाने के या उसमें कम इनपुट कॉस्ट कैसे है उसको डेवलप करने के हमारे पास साधन नहीं है। दूसरा, इसका जो हार्डवेयर है वो भी हम 80% तक चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ वार की धमकी दी है, चाइना टैरिफ ड्यूटी बढ़ा रहा है, हो सकता है कि अमेरिका से भी हम जो टैरिफ लगाते थे कि सोलर पैनल आपके यहाँ से नहीं लेंगे और उसमें टैरिफ लगाते थे, WTO में मामला गया हुआ था, अमेरिका में घसीट लेके गया था, हो सकता है कि हमें इसमें टैरिफ कम करना पड़े, तो और डंपिंग हो सकती है। इसके फायदे क्या क्या? एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन होता है, यानी कि सिर्फ आप थर्मल से, सिर्फ आप कोल से बिजली बना रहे हैं ऐसा नहीं होगा। दूसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो टारगेट्स हैं, SDG गोल कौन सा है बताओ क्लीन एनर्जी का? SDG गोल ये 7 सूरज के 7 घोड़े, सूरज का 7वां घोड़ा नोबेल पढ़ा होगा, तो वहां से आप 7 याद रख सकते हैं। और इक्विटेबल एनर्जी, सोशल जस्टिस भी इससे इंश्योर होती है, सभी को बिजली पहुंचती है। तो भारत में अभी जो पर कैपिटा कंजम्पशन है एनर्जी का वो काफी कम है। ठीक है, आकाश देखना पर कैपिटा कंजम्पशन इंडिया का कितना है। उत्तर प्रदेश का तो पता है 700 किलोवाट है ना। इंडिया का देखना एक बार। इंपोर्ट डिपेंडेंसी को हम कम कर सकते हैं अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो जाए ठीक से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाए, तो ये काफ़ी चीप पड़ेगा। एक बार में 100 रुपये चार्जिंग के लगते हैं एक कार के, और लगभग 200 से 250 किलोमीटर जाती है। जबकि अगर यहीं पेट्रोल वगैरह डालोगे तो 100 रुपये में वो 25 किलोमीटर जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके चैलेंजेस भी बहुत। क्या क्या चैलेंजेस? सोलर प्लांट लगाने के लिए या बायो प्लांट लगाने के लिए या फिर कुछ और रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट लगाने के, चलो विंड प्लांट ही क्यों ना हो, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और उसमें जो रिटर्न है बहुत लेट शुरू होता है। पता लगा कि सोलर प्लांट जब लगाया तब सोलर एनर्जी बहुत महंगी थी, तो अडानी ने लगा लिया। 3 साल बाद सरकार सत्ता में आ गई केजरीवाल की, और उसने कह दिया नहीं हम तो बहुत सस्ता फ्री बिजली देने वाले हैं। और फिर सोलर कंपनियों को बोला कि तुम ना सस्ता सप्लाई करो हमें, तो उनका घाटा लग जाता है। ये पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप की वजह से इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में लोग करते नहीं। ठीक, केजरीवाल की वजह से गरीबों को थोड़ा बहुत फायदा हुआ होगा, लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि पूरे भारत में एक, ये तो डिबेट का विषय है कि सोशल जस्टिस वर्सेस डेवलपमेंट, लेकिन पूरे भारत में एक फ्री बी का जो कल्चर आया वो देश की इकोनॉमी के लिए, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। अगर आपको देना ही है तो कैपेसिटी बिल्डिंग करो, डायरेक्ट बेनिफिट आप उनको दे दो ना थोड़ा बहुत बिजली के लिए। ये क्या है कि सब कुछ फ्री में आप दे दोगे, सबको दे दोगे, सबको क्यों दे दोगे भाई? एक लिमिट तक भी क्यों दे दोगे? वो डिस्प्यूट का विषय है, डिबेट का विषय है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप जो स्टैंड लोगे वही लोगे कि फिजिकल हेल्थ, जो नीति आयोग ने भी इंडेक्स भी जारी किया, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, फिजिकल हेल्थ और सोशल जस्टिस में जो बैलेंस है वो होना चाहिए। आप GS 2 में भी लिखना, आप यहाँ पे GS 6 और 3 में भी लिखना। लैंड रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है कभी कभी, ये बात अलग है कि फ्लोटिंग सोलर प्लांट वगैरह की टेक्नोलॉजी हमने डेवलप कर ली है, तो वहाँ पे ये काम कर सकते हैं। कई बार ज्योग्राफी के कंस्ट्रेंट होते हैं, ठंडी के महीने में बिजली ही नहीं बन रही है, पता लगेगा कि 4 मीटर पर सेकंड राहुल ने बताया था बिजली, हवा की स्पीड होनी चाहिए उतनी नहीं है, तो बिजली नहीं बन रही है, ये भी प्रॉब्लम है। इकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस बहुत। कच्चे माल के लिए हम बहुत निर्भर हैं, 70% से ज़्यादा का कच्चा माल सोलर के लिए, सिलिकॉन वगैरह के लिए इंडिया कहाँ से लेता है? चाइना से। उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने नीति बनाई 2022 की सोलर एनर्जी के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूर्य यूपी योजना शुरू किया, रूफटॉप सोलर योजना शुरू किया, बायो एनर्जी प्रमोशन प्रोग्राम 2018 में शुरू किया, फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया, बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर शुरू किया, जो ऊपर पढ़ाया था एक साथ यहाँ पे लिख दिया है। 30,000 युवाओं को जो प्रशिक्षण देने की बात की ऊपर पढ़ाया एक साथ लिख दिया है। अयोध्या से शुरू होकर के 18 सोलर सिटी बनाया जाएगा, एक साथ यहाँ लिख दिया। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024 जो भी नीचे हम पढ़ेंगे भी, यहाँ लिख दिया है। अडानी ने कहा है कि 14,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे 1600 मेगावाट ग्रीन फील्ड पावर जनरेट करने के लिए उत्तर प्रदेश में। और कौन से एरिया में करेंगे? कौन से एरिया में करेंगे इसको? मिर्जापुर में। मिर्जापुर पूर्वांचल में आएगा या बुंदेलखंड में आएगा भाई? पूर्वांचल में सर। तो मिर्जापुर में ये लगाएंगे, तो ये पूर्वांचल के डेवलपमेंट के लिए अगर PPP वगैरह की बात की जाए तो ये यूज कर लेना। ठीक है, सोलर एनर्जी 2022, सोलर एनर्जी पॉलिसी 2022, उसकी क्या क्या टारगेट? 26-27 तक 22,000 मेगावाट जो टारगेट है उसको अचीव करना है। और क्या करना है? बुंदेलखंड क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के माध्यम से 4,000 मेगावाट एक्स्ट्रा हम जनरेट करेंगे। और क्या करेंगे?
स्टाम्प ड्यूटी पूरी तरीके से माफ कर देंगे, और इलेक्ट्रिसिटी जो ड्यूटी है अगले 10 सालों तक फ्री। 30,000 युवाओं को प्रशिक्षण, अयोध्या को सोलर मॉडल सिटी के रूप में डेवलप करना है। यही सब है बोल बच्चे। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है वो आपको याद है, जब GS3 और GS6 हम साथ में पढ़ा रहे थे, उसमें एनर्जी वाला जो टॉपिक था, उसमें इंडिया की ग्रीन एनर्जी जो पॉलिसी है, इंडिया की जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है, उत्तर प्रदेश की जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है, उसको मैंने कंपेयर कराया था, याद है? नहीं याद? तो देख लो, ये लाइव लेक्चर है, इसमें गए लाइव वीडियोज है, कॉम्प्रहेंसिव कंटेंट। कौन सा लेक्चर था वो? टॉपिक का नाम नहीं लिखा है क्या इसमें? लिखा तो था मैंने। ये देखो, इंफ्रा एनर्जी पोर्ट, ये वाला चैप्टर होगा, ठीक है? देखिए, उस समय थोड़े से शॉर्ट कंटेंट बन रहे थे, उसके बावजूद कवर किया गया था, आपको पढ़ना ही चाहिए। यूपीएससी की PYQ, यूपीपीसीएस की PYQ और ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। ये देखिए, उत्तर प्रदेश की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024, ये टारगेट है, ठीक है? जबकि इंडिया का टारगेट क्या है? इंडिया का कंपेयर कराया था ना मैंने, या क्वेश्चन में दिया था सब? सर ये क्वेश्चन में दे रखा था। क्वेश्चन में दिया था सर आपने। इंडिया का टारगेट और क्या? टारगेट है इंडिया का? सर 5 मीट्रिक टन है, 5 MMT है 2030 तक का, और 2027 तक का इंडिया यूपी का है 1 MMT। 2028 तक। वो 2030 तक है ना इंडिया वाला? हाँ 2030 जी सर, और और 2028 तक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन कर देना कि इंडिया का जो टारगेट है 5 MMT का, लिखा भी है यहाँ पे, दे दिया है, उसका लगभग 20% हम प्रोडक्शन करेंगे, और वो भी कब तक? 2 साल पहले ही। इस तरीके से आप कंट्रास्ट करवा दीजिएगा, ठीक? और क्या करना है? 30% कैपिटल सब्सिडी दे रहे हैं हम इस प्रोजेक्ट में। अगर किसी को ना पता हो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, तो हमारी जो करंट अफेयर की क्लास है उसमें जब मैं एनर्जी पढ़ा रहा था प्रीलिम के लिए, तो बहुत अच्छे से ब्लैक हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फ्यूल क्या है, वो सब बहुत अच्छे से पढ़ाया था, देख लेना एक बार। तो ये सब कर लेना। पहले 5 साल तक के लिए, सॉरी, पहले जो 5 प्रोजेक्ट हैं वो 40% उनको कैपिटल सब्सिडी मिलेगी, ठीक है? 225 करोड़ मैक्सिमम मिल सकता है, बट 40% कैपिटल सब्सिडी, बाकी के लिए 30%। बायो एनर्जी पॉलिसी, जिस पे सवाल पूछ लिया है, पूछे जाने की संभावना ना के बराबर है, फिर भी एक बार देख लो, इनडायरेक्टली कहीं इस्तेमाल कर सकते हो। क्या है? सीधा सीधा सवाल पूछा था, 75 लाख पर टन का इंसेंटिव है। एक ही लिखना, ये याद रखने की जरूरत नहीं, यही याद रख लेना काफी। और क्या करना है? बायोडीजल अगर आप प्लांट लगा रहे हैं तो आपको 3 लाख का प्रोत्साहन मिलेगा 1 टन पर, ठीक? बायो कोल अगर आप लगा रहे हैं तो 75,000 प्रति टन मिलेगा आपको। ये सब तो हो गया ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल। आगे का रास्ता क्या है इसकी बाधा दूर करने के लिए? पहला, ये सब प्रोजेक्ट बहुत लंबे समय के लिए, इनका जेस्टेशन जो पीरियड होता है वो बहुत लंबा होता है, 15-20 साल का होता है। तो किसी ऐसे प्राइवेट प्लेयर को लाया जाए जो लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहे, ऐसा ना हो कि 2 साल बाद उसको इन्वेस्टमेंट निकालना हो, उसको रिटर्न चाहिए। दूसरा, जो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है कि जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए सपोर्ट दे रही है, सब्सिडी दे रही है, या जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें भी कुछ ना कुछ छूट दे रही है, तो वो भी करना है। नवीकरणीय जो ऊर्जा है, रिन्यूएबल जो एनर्जी है, उनको ठीक से एक जगह आप स्टोर कर सकें और उनका यूज कर सकें, सरप्लस होने की स्थिति में MP को बेच सके, राजस्थान को बेच सकें। उसके लिए जरूरी है कि ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप किया जाए, यानी कि 1 नेशन 1 ग्रिड का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसको पूरा किया जाए और मॉडर्नाइज किया जाए, क्योंकि काफ़ी ग्रिड जो है उनका मेंटेनेंस में दिक्कत आता है और उनके फेल होने की स्थिति में पूरा ब्लैकआउट हो जाता है। भारत में शायद एक बार ऐसा हो चुका है जब ग्रिड फेलियर की स्थिति बन गई थी या बनी थी, देखना पड़ेगा, बट ग्रिड फेल होने की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाता है, पावर सप्लाई पूरी रुक जाती है, रह करके एनर्जी कम ज़्यादा होती रहती है, फ्लक्चुएशन होती रहती है। उसके लिए करना क्या है? एनर्जी जो स्टोरेज है सॉरी, यानी कि ऊर्जा जो भंडारण है, पावर हाउसेज जिसको बोलते हैं, वहाँ भी इन्वेस्ट करना है आपको। और जो डेवलपमेंट इसका है, इसमें समय कम लगाने के लिए जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको सिंगल विंडो सिस्टम वगैरह के माध्यम से या स्ट्रीमलाइन करके इमीडिएट आप उनको अप्रूवल दीजिए, ठीक? कुछ नई टेक्नोलॉजी है जैसे कि फ्लोटिंग सोलर प्लांट वगैरह है, ऑफशोर विंड वगैरह है,
इनमें आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कीजिए और इनमें आप इन्वेस्ट कीजिए। उत्तर प्रदेश ने कहीं तो भी फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया है, मुझे नहीं पता। रेहन में लगाया है क्या? तो बकरा लेक में लगा है। कहाँ पे लगाया है? बकरा लेक में पिछले सेशन में लगा है तो ठीक है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट का जब जिक्र करना, जहां भी करना, वहां पे वो लिख देना जो आप बता रहे हो। बखीरा लेक में कराया है, संत कबीर नगर में बखीरा क्या? जी सर, रामसर साइड सर। अच्छा, मुझे ये याद नहीं रहता था कुछ भी, तो मैं सोचता था कबीरा है ना, हर जगह यूज करते हैं ना कबीरा, तो कबीरा से बखीरा, तो संत कबीर नगर। क्या करें, ठीक। घर में ही आप जो इसके अप्लायंसेस हैं या जो इसके लॉजिस्टिक्स हैं या जो भी इसके प्लांट के लिए सिलिकॉन है, इनको घर पे ही यानी कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग आप कीजिए। इसके लिए आप इंसेंटिव दीजिए। बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है WTO और जो वर्ल्ड ट्रेड है उसमें जो लिबरलाइजेशन हुआ है। जब हम लोग पढ़ रहे थे, अगर याद होगा, जब ग्लोबलाइजेशन वगैरह पे चर्चा कर रहे थे प्रीलिम के टाइम पे, तब आप लोगों से बात हो रही थी कि आने वाले समय में शायद ग्लोबलाइजेशन का डीग्लोबलाइजेशन शुरू होगा। हाइपर ग्लोबलाइजेशन हमने देखा ही था, अब डीग्लोबलाइजेशन शुरू होगा। WTO का अस्तित्व खत्म होने वाला है। ट्रंप अगर 4 साल में इसी रफ्तार में काम करते रहे तो शायद 4 साल बाद पूरी दुनिया आत्मनिर्भर भारत की जगह आत्मनिर्भर जर्मनी, आत्मनिर्भर चाइना करने लगेगी। तो स्थिति तो खराब है अभी। पीयूष गोयल 1 हफ्ते से अमेरिका में है संभवतः, देखो क्या रिजल्ट निकलता है। तो आपको पता होगा इंडिया समय समय पर विदेशों में बॉन्ड इशू करता रहा है, जैसे कि एलिफेंट बॉन्ड, मसाला बॉन्ड। तो ऐसे ग्रीन बॉन्ड यूज कर सकता है इंडिया। क्या कर सकता है? ग्रीन बॉन्ड, ठीक। जिससे क्या होगा, फाइनेंस कर पाएंगे हम अपनी ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को या रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट को। तो जर्मनी में जाओ, अडानी को जाना चाहिए जर्मनी में, कहना चाहिए इंडिया में हम विंड पावर प्लांट एस्टेब्लिश करना चाहते हैं और ग्रीन बॉन्ड इश्यू कर रहे हैं, जिसका सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका कोलेटरल देने को तैयार है। आप में पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, आपका पैसा डूबेगा ही, डूबेगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको पैसा आपको वापस कर देगी। इस तरीके से अगर काम करेंगे तो हो सकता है हमारे पास ज़्यादा रिसोर्सेस आ पाए। यही है नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में लोगों में अवेयरनेस है, तो बोल बचा। अगर पूरा कंप्लीट ग्रिड, वन नेशन वन ग्रिड नहीं कर सकते हो तो माइक्रो ग्रिड बना लो। कि मान लो बलरामपुर, गोंडा, बस्ती से आपने बिजली खरीदा, छोटे छोटे गाँव से खरीदा, तो नेशनल ग्रिड के साथ नहीं जोड़ सकते हो, तो छोटे छोटे ग्रिड में उनको जोड़ दो, डिसेंट्रलाइज कर दो, जिससे जहाँ जहाँ डेफिसिट होगी बिजली की वहाँ वहाँ पहुँचा सकोगे। ऐसा कर लो आप, ठीक। उत्तर प्रदेश में न्यूक्लियर पावर प्लांट एकमात्र है ना नरोरा में, उसके बारे में छोटा सा डिटेल है, ठीक। इंट्रो कंक्लूजन आप देख लीजिएगा। कुछ कीवर्ड है, सोलर सिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी मिक्स, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। केस स्टडी क्या है? सौर ऊर्जा आधारित अक्षय ऊर्जा मॉडल है उत्तर प्रदेश का गांव अमरोहा। इसको शायद कुछ अवार्ड वगैरह मिला है अमरोहा को क्या? अमरोहा को अवार्ड मिला है क्या? सर ये पहला सोलर सिटी बना हुआ है शायद। आई थिंक इसका कोई गांव है जिसमें 100% बिजली जो है वो सोलर से आता है, फ्री है। ठीक है। नहीं, सोलर से आता सर है। विलेज है। हाँ, अमरोहा को कोई गांव है, वही तो कह रहा हूँ ना, अमरोहा जिले का कोई गांव है, लिखा तो हुआ है ना, उत्तर प्रदेश का एक गांव है अमरोहा जिले में, जहाँ पे 100% ऊर्जा सोलर पैनल से आती। तो ये वाला केस स्टडी लिख देना कहीं पे। इंटरनेशनल लेवल पे लिखना है तो सौ पाउलो ब्राजील का यूज कर लेना। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लोकल बॉडी डिसाइड करती है कि इंडस्ट्रियल हाउसेस कैसे होंगे, हीटिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम कैसे काम करेगा, किस स्टार रेटिंग के साथ काम करेगा, कितना एनर्जी कंजम्पशन कर सकता है, ये सब बातें। तो ये केस स्टडी भी आप यूज कर सकते हो। एक उत्तर प्रदेश का यूज कर लेना, एक इसको यूज कर लेना, GS3 में यूज कर लेना, उत्तर प्रदेश का ये यूज कर लेना, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, अब आकाश तुम पे कितना ही जिम्मेदारी डालूं, देख लेना तुम जितना कर पाना, बट जो लोग पढ़ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वो ऐसे बांट लें, ठीक। और डेटा आपको उपलब्ध कराएंगे इसी हिसाब से। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने आपको पढ़ा दिया है मोस्टली GS3 और 6 मिला करके, फिर भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रांसपोर्ट, रोड, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, मेट्रो, अर्बन ट्रांसपोर्ट, ये सब आ जाएगा। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन लाइन, रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। वाटर और सैनिटेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, सीवेज और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इरिगेशन फैसिलिटीज। कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में दूरसंचार नेटवर्क, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की सुविधाएं। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर में सेज है, कॉरिडोर्स हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा, एजुकेशन है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर, ITI वगैरह। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल, क्लिनिक, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। हाउसिंग और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अफोर्डेबल हाउसिंग, स्मार्ट सिटीज, अर्बन डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सब चीजें हैं। क्यों दे रहे हैं सब चीजें? इस तरीके से आप कैटेगराइज करके डेटा, इस तरीके से कैटेगराइज करके कोई इनके पॉइंट्स है, बजट में कोई प्रोविजन है तो वहाँ थोड़ा सा आप अपडेट कर लेना। नोट्स जब आपको मिलेगा तो जो भी डेटा इसके बारे में दिया जाएगा यहीं लिख लेना किनारे,
और ये ऐसे ध्यान में रहेगा आपको। कल को सवाल ही पूछ ले सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र जैसे ही नाम ले वैसे ही आपके दिमाग में यूनिवर्सिटी कॉलेज में क्या पैसा लगाया, कहाँ पे नया यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितने हैं, हाउसिंग अर्बन में क्या कर रही है, ये सब आप तुरंत ध्यान में आपके आ जाना चाहिए। तो ऐसा कर लोगे तो पॉइंट जनरेट हो पाएंगे। ऐसा इसलिए पहले नहीं था, तो मैंने बोला कि थोड़ा सा इस तरीके से कैटेगराइज करो, समय ज़्यादा होता तो सारे पॉइंट्स उठा करके इसी तरीके से अपडेट करवा देते। ठीक है, अगर समय मिलेगा तो फिर से एक बार वापस लेके अपडेट करवा देंगे, नहीं मिलेगा तो काम चला लेना। फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने भी स्कीम गवर्नमेंट की है, उत्तर प्रदेश सरकार के जो बजट में प्रोविजन है, मैंने बजट ओपन किया था कि एक बार समय मिले तो कर दूं। यूपी का बजट है, ये आपको दे ही दिया है, इसको आप यूज कर लेना। इसका अंग्रेजी वाला हमने सृष्टि नहीं शेयर किया है अब तक क्या? हाँ सर नहीं, अभी इंग्लिश वाले नहीं सर। ओके, कर लो। ठीक है, एक काम कर सकता है मेरा कोई, छोटा सा ही काम है बट कर दो। ये सब पढ़ लेना अपने आप, क्योंकि ये सब पढ़ा चुके हैं। ट्रांसपोर्ट मोबिलिटी, अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर से नहीं पढ़ाएंगे इसको। उनके चैलेंजेस क्या हैं आपको GS6 और GS3 दोनों में पढ़ा चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले टॉपिक में, तो वही सेम चीज़ बोल बचन नहीं करेंगे, दोबारा आपका पढ़ना हो जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इसको थोड़ा सा पढ़ाएंगे। एक छोटा सा मेरा काम ये है भाई, उत्तर प्रदेश सरकार एडवर्टोरियल देती है, क्या देती है? एडवर्टोरियल। एड से होता है एडवर्टीजमेंट और प्लस एडवर्टीजमेंट प्लस एडिटोरियल, उसको कहते हैं एडवर्टोरियल। ठीक, बीच बीच में आपने देखा होगा कि हमने इंडियन एक्सप्रेस वगैरह से, हिंदू वगैरह से, स्पेशली इंडियन एक्सप्रेस से, जो सरकार ने अपने ही कभी पावर सेक्टर का, कभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, कभी उसने इन्वेस्टमेंट का, उसने एडवर्टीजमेंट दिया होगा, उसके हमने पॉइंट्स निकाले होंगे, प्रीलिम के अलग, मेंस के अलग, और हमने चैनल पे दे के रखा है। तो क्या करो, गूगल कर लो, कोई भी कर दो, ठीक है, थोड़ा सा वॉलंटियर कर दो, गूगल करो कि उत्तर प्रदेश एडवर्टोरियल इंडियन एक्सप्रेस, जो भी होगा आ जाएगा। कैटेगराइज कर लो, खाली उतना भी दे दोगे तो भी मैं उससे पॉइंट निकाल लूँगा, या अगर उसमें से तुमने पॉइंट निकाल दिया तो और अच्छा है। ठीक है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स जो गवर्नमेंट खुद बताती है दुनिया को, बहुत अपडेटेड होते हैं, केस स्टडी होते हैं उसमें, और अच्छे आर्गूमेंट भी होते हैं कभी कभी। ठीक, तो वहाँ से भी कुछ मिल जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के साइड पे सब कुछ अवेलेबल नहीं, और इस तरीके से डेटा अवेलेबल है कि उनको निकालना अपने आप में एक मुश्किल काम। जो लोग आपको थोड़ा बहुत देते होंगे कंटेंट में, वो एक दूसरे का कॉपी पेस्ट मारते रहते हैं, उनकी ऑथेंटिसिटी का भगवान ही मालिक। तो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में उत्तर प्रदेश में जो इंडस्ट्रियल पार्क है, इंडस्ट्रियल जोन है, उसके माध्यम से इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। 15 इंडस्ट्रियल जोन है उत्तर प्रदेश में, 12 स्पेशल पार्क, इन सब का जिक्र कर देना, 40 ITI, और सेज भी उत्तर प्रदेश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, टोटल 23 है। और क्या, एग्रीकल्चरल और फूड प्रोसेसिंग के लिए उत्तर प्रदेश में इंटीग्रेटेड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर डेवलप किया जा रहा है। हापुड़ में मित्रा पार्क वगैरह आपको पता होगा, मेगा फूड पार्क आपको पता होगा, सॉरी मित्रा कह रहा हूँ, मेगा फूड पार्क आपको पता होगा। 3 जगह स्थापित किया गया है। कहाँ कहाँ? भारत सरकार के सहयोग से। एक तो पंजाब का एक कोई एरिया है, बाकी 2 कहाँ पे है? मेगा फूड पार्क पता है ना? उत्तर प्रदेश में एक भी जिला है मेगा फूड पार्क में, झांसी है शायद। एक बार देख लेना। पंजाब का तो पता है। लॉजिस्टिक, ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जा रहा है, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक हब बनाया जा रहा है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसमें उत्तर प्रदेश का हिस्सा 57% तक है, 1839 किलोमीटर लंबा है, इसमें से 57% एरिया उत्तर प्रदेश से होकर के जा रहा है। और उत्तर प्रदेश एग्रीज मतलब एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट डेवलपमेंट है। Initiative seeks to enhance agriculture export further with plan to develop 30,750 cluster farmer group and establish a common facility center for exporters। तो उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रही है। क्या करने के लिए? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है उनसे जुड़े हुए फूड प्रोसेसिंग जो सेक्टर्स हैं, उनके एक्सपोर्ट के लिए, उनके प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन के लिए यहाँ पे काम करेगी। तो ये सब चल रहा है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए उत्तर प्रदेश क्या कर रही है? केंद्र सरकार की मदद से इंटीग्रेटेड औद्योगिक पार्क स्टेब्लिश किया गया। कहाँ कहाँ किया गया? एटा में, बागपत में, गाजियाबाद में। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश कुछ दिख रहा है कहीं पे? इंडिया लार्जेस्ट लॉजिस्टिक हब कमिंग अप इन दादरी। दादरी कहाँ पे? बोलो। वेस्टर्न में ही है ना? तो मुझे नहीं लग रहा है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में कहीं कुछ। बाराबंकी है, बाराबंकी तो राजधानी क्षेत्र हो जाएगा। तो ये सब चंदौली है। उसके अलावा तो सब वेस्टर्न। कुछ भी कर लो, ये मुश्किल तो बनी है अभी भी। IT डेवलपमेंट के लिए
100 एकड़ लैंड प्रपोज किया है कहाँ उस पे? वाले बजट में है सर, गोरखपुर में लॉजिस्टिक हब खोलने के लिए, क्या आईटी पार्क? नहीं लॉजिस्टिक पार्क खोलने के लिए बजट? गोरखपुर में न्यू बजट में है। अच्छा, तो अपडेट कर लेना इसको, ठीक है। और जनवरी 2025 का खबर है, उत्तर प्रदेश सेट टू बिकम, मतलब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड डेटा की इतनी प्रॉब्लम है ना कि साइट पे कुछ नहीं मिलता है, न्यूज़पेपर ढूंढते फिरो आप। उत्तर प्रदेश सेट टू बिकम भारत टॉप लॉजिस्टिक हब, बेतारे से 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट। मल्टी लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी बनाया उत्तर प्रदेश ने साल 2024 में, ठीक है। क्या करने के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाएगा, सप्लाई चेन को मजबूत किया जाएगा, ग्लोबल कनेक्टिविटी में योगदान देना चाहिए, ग्लोबल कनेक्टिविटी इंश्योर करना है। उत्तर प्रदेश इंडिया का लार्जेस्ट लॉजिस्टिक हब बना रहा है 1000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ, ठीक है। और क्या कर रहा है उत्तर प्रदेश? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एस्टेब्लिश कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है? उत्तर प्रदेश की मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी इन्होंने बना दिया है जो मैंने कभी सुना भी नहीं। 32 पॉलिसी है टोटल, ठीक है। 4-5 तो मैंने पढ़ा है, लेकिन बाकी तो पढ़ने में लगता है चाहिए बना दिया क्या इन्होंने। तो ध्यान रखो, उन्होंने अगर इतना बना दिया है तो पूछ सकते हैं मजे लेने के लिए। तो उत्तर प्रदेश मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क पॉलिसी 2024 ही अगर पूछ ले तो जरूरी नहीं सारा डेटा आपको पता होना चाहिए, बस आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक क्या होता है, उसमें क्या क्या काम होते हैं। अगर ये पता है तो वही प्रोविजन आप उठा के डाल दोगे। यहाँ पे लिखा भी है, ए मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क रिफर्स टू ट्रांसपोर्टेशन हब दैट ऑफर्स डाइवर्स मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि आपका वाटरवेज भी वहीं पे है। इलाहाबाद में मान लो संगम पे क्रूज भी चल रही है, रेलवे लाइन भी उसके ऊपर मान लो जा रही है, वहीं बगल में बस अड्डा भी है जहाँ से बस भी मिल रही है, रोरो की सर्विसेज भी वहीं पे। तो ये सब क्या है? मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, एक ही सिंगल स्ट्रेटेजिक प्लेस पे। इसके फायदे क्या क्या होंगे? समय कम लगेगा, कॉस्ट कम लगेगा, पोल्यूशन कम होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, ईज ऑफ लिविंग होगा, यही सब। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा, लिखा भी है, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगा। अगर आए तो लिख देना, इसमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, पॉलिसी वाले उसमें आपको मिल ही जाएगा। इस तरीके से एडिटोरियल गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश देती है, तो कुछ कुछ पॉइंट्स वहाँ से निकाल के हम डाल सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अब ये 2 टॉपिक हैं कि उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 91 के पहले और 91 के बाद। ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ कुछ पॉइंट्स खाली लिखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। 91 के बाद क्या किया उत्तर प्रदेश ने? लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन किया है, जो पूरे भारत में किया है। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया है। कहाँ कहाँ किया है? नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, आगरा जैसे SEZ जो एरियाज हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वहाँ पे इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किया है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज किया है, काफ़ी डेवलप किया है। लखनऊ में है, नोएडा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एस्टेब्लिश किए गए, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ऑटोमोटिव सेक्टर में भी उत्तर प्रदेश ने काफ़ी काम किया है, कंपनियों ने इन्वेस्ट भी किया है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए, आपको पता है, चाहे वो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग के कॉरिडोर हो, चाहे वो एनर्जी कॉरिडोर बुंदेलखंड का हो, उत्तर प्रदेश ने काफ़ी काम किया है इस पर। ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर भी, वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर भी दादरी से होकर के जा रहा है। स्किल डेवलपमेंट के लिए ITIs की स्थापना की है। इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए काफ़ी उत्तर प्रदेश ने काम किया है। 32-35 लाख करोड़ 2023 में MOU मिला था, 40 लाख करोड़ रुपए 2024 में मिला है। रिन्यूएबल एनर्जी के लिए उत्तर प्रदेश ने विंड, सोलर जैसी पॉलिसीज बनाई हैं और उनको हार्नेस करने के लिए, अचीव करने के लिए टारगेट सेट किए हैं। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाने के लिए कैपिटल सब्सिडी, कैपिटल सबवेंशन देने की, इंटरेस्ट सबवेंशन देने की शुरुआत की, स्टाम्प ड्यूटी में छूट देना शुरू किया है, सूर्य मित्र जैसे स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू किए हैं, सोलर सिटी जैसे मॉडल शुरू किए हैं। यही सब लिखना है। छोटा कुछ कुछ 2-2, 4-4 पॉइंट भी अगर पता रहे आपको तो भी काम हो जाएगा। स्कीम उत्तर प्रदेश की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम 2020, यूपी की वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पॉलिसी 2020, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट 2018, लेदर पार्क स्कीम, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम, MSME ग्रांट स्कीम, यही सब है। कुछ पॉलिसीज देख लो। उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2017, MSME पॉलिसी 2017, स्टार्टअप पॉलिसी 2020, फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2017, टेक्सटाइल पॉलिसी 2020, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020, डिफेंस एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। ये 18 वाला ही अपडेट कर दिया इन्होंने, 24 में लाए हैं फिर से क्या? 24 में लाए हैं कोई पॉलिसी? सर अभी लाया नहीं है, लाने का सोच रहे हैं। यार अपडेट कर लेना अगर आ जाए एग्जाम के पहले तो, नहीं तो मैं ही दे दूंगा अपडेटेड लेक्चर में। रिफर टू मेजर पॉलिसीज ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट मेड बाई एडमेत्रेया। तो वो जो पॉलिसी वाला हमने डॉक्यूमेंट बनाया है उसमें कुछ कुछ काम बाकी है, एक जगह पे आपको सारी पॉलिसी मिल जाएगी। अच्छा है, थोड़ा सा डिले हो जाएगा, क्या पता 2-4 नई पॉलिसी आई जाए, ठीक। उत्तर प्रदेश के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के, औद्योगिक विकास का क्या महत्व है? इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिलेगा अगर इंडस्ट्री ज़्यादा अच्छी रहेगी तो। और क्या होगा? फॉरेन करेंसी मिलेगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, इकोनॉमी की डाइवर्सिफिकेशन होगा, सिर्फ एग्रीकल्चर पे ही सारे लोग नहीं टिके रहेंगे, रोजगार मिलेगा सबको, इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा। चैलेंजेस बहुत हैं,
बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उत्तर प्रदेश में उस लेवल पे, 2-4 सड़कें हो गई, एक्सप्रेसवे हो गए, इससे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अच्छा हो जाता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है। लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम अब भी है, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है, ब्यूरोक्रेसी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है पूरे भारत में, और एनवायरमेंटल कंसिक्वेंसेस, पर्यावरण पे भी दबाव काफ़ी है। कंपटीशन बहुत है अदर स्टेट से, आपको पता ही है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, दिल्ली जैसे स्टेट और यूटीज के साथ हमें इन्वेस्टमेंट में कम्पीट करना पड़ता है। उनके पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, गिफ्ट सिटी बना देते हैं गुजरात में जाके, हमारे पास उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस लेवल की हमारी पॉलिसी भी नहीं है, उस तरीके से हम उनको सब्सिडी भी नहीं दे सकते। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं जिससे कि औद्योगिकरण और बेहतर हो जाए उत्तर प्रदेश में? तो स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, जैसे आपने नोएडा में किया है, जैसे आपने गाजियाबाद में किया है। स्किल डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग करो लेबर की, और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी सपोर्ट भी दो। लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस ठीक से करो, लैंड पूल कर सकते हो, इसके लिए एग्जांपल आप दे देना, पहले से ही एक्विजिशन करके रखो जहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगवानी है आपको। जैसे इंडस्ट्री आई वैसे आपने बोल दिया चलो भाई पूर्वांचल में यहाँ पे गोंडा में आप लगा दो, तो उनको समय कम लगेगा। रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच को हटाने के लिए निवेश सारथी पोर्टल जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को आप यूज करो। यही सब है। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन यहाँ से देख लेना, केस स्टडी है और कीवर्ड्स। एक टर्म है डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन। डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे टर्म को आप यूज करना, क्या होता है डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन? मतलब हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। और वो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसे नहीं किसी एक पर्टिकुलर टाइप की इंडस्ट्री आपने लगा दी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 टाइप की चीज़ें कि आपकी हर सेक्टर में हर तरीके से इंडस्ट्री आपके पास हो, डाइवर्सिफिकेशन भी हो, उसकी जो इंटेंसिटी है वो भी ज़्यादा हो, और उनका प्रेजेंस भी ठीक ठाक हो। ठीक है, कुछ समितियाँ हैं, कुछ कमिटीज़ हैं। MSME के लिए यूके सिन्हा कमेटी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए बाबा कल्याणी कमेटी है, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तरुण खन्ना कमेटी है। इनका जिक्र कर देना आप जब सलाह देनी हो या कंक्लूजन में कुछ लिखना हो कि इनको फॉलो किया जाए, इनकी सलाहों को माना जाए, जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन और बेहतर हो पाएगा। ये क्वेश्चन है। गहन औद्योगिकरण या डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन प्राप्त करने में यूपी के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करें। उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेपों के साथ इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए रोड मैप सुझाएं। मतलब उत्तर प्रदेश में डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब गहन औद्योगिकरण, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में आए, इसके लिए क्या क्या चुनौती है? तो डायमेंशन नंबर 1, क्या क्या पॉलिसी, क्या क्या इंटरवेंशन हो सकता है, क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं ताकि इन चुनौतियों को सॉल्व कर सकें। डायमेंशन नंबर 2, 8 नंबर का सवाल है। अगर इसको मैं ठीक से समझाऊं तो उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया है, डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत दूर की बात। क्यों नहीं हो पाया है, उसके कारण बताने हैं। उनको चुनौतियों को या उन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या क्या पॉलिसी सपोर्ट, क्या क्या पॉलिसी मेजर्स लिए जा सकते हैं, क्या क्या उपाय सुझाए जा सकते हैं, उनको बताना है। 2 ही डायमेंशन है। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप इंट्रोडक्शन में ही कोई डेटा दे दो, या इंट्रोडक्शन में ही बता दो कि उत्तर प्रदेश में आज भी रीजनल डिस्पैरिटी है, आज भी इंडस्ट्री का डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, आज भी उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बहुत अच्छा नहीं है। इस तरीके से आप बता सकते हो। बाद में बताओ क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्यों है। फिर उनका जो सोल्यूशन है, जो भी उनके पॉलिसी मेजर्स हैं, जो भी एफर्ट्स हैं जो लिए जा सकते हैं, उनको बताना है। कुछ कमेटी का जो जिक्र कर देना, यूके सिन्हा कमेटी है, बाबा कल्याणी कमेटी है, इन्हीं में से किसी का एक जिक्र कर देना, आपका आंसर मुकम्मल हो जाएगा। कितना मिनट समय दूं? 10 मिनट काफ़ी इसको लिखने के लिए। आपके पास जो भी प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के इंडस्ट्री तक, GS3 से लेकर के GS6 तक आपने पढ़ा हुआ है, अलग से कुछ नहीं करना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, स्टेक होल्डर अप्रोच सोचना है कि इंडस्ट्री अगर किसी स्टेट में नहीं है तो क्यों नहीं है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट पहले से नहीं हुआ होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ होगा, स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा, पॉलिसी अच्छी नहीं होगी, रेप टेपिज्म होगा, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज होंगे, लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम होगी, वहाँ की जनता विद्रोह कर देती होगी, प्रॉब्लम 50 प्रॉब्लम्स, ठीक है, सपोर्ट नहीं मिल पाता होगा। तो ये सब प्रॉब्लम देखना, क्या किया जा सकता है, इसी को पलट दो। कुछ गवर्नमेंट के एफर्ट लिखना चाहो तो लिख दो, कोई केस स्टडी लिखना चाहो तो लिख दो। 10 मिनट में लिख लोगे सारे आंसर? दे दो 10 मिनट? 10 मिनट ठीक है? आप सो के भाई, ठीक है 10 मिनट दे रहा हूँ, सो मत जाना। 53 लोग दिख रहे हो, सारे लोगों को लिखना है पेन पेपर लेकर के और वहां पे सबमिट करना है डिस्कशन ग्रुप में कॉपी। ठीक, पढ़ लो। चलिए, लिख लिया भाई? हो गया सबका? लिखा? कॉपी क्यों नहीं आता है? अगर 40-45 लोग लिख रहे हो, कॉपी क्यों नहीं सबमिट करते तुम लोग? कम से कम जो पॉइंट लिखा है, जो जनरेट किया है पॉइंट डायमेंशन से, कम से कम एक पेज भी लिखा है तो उसकी फोटो उठा करके सीधे डाल दो। फायदा क्या होगा? फायदा ऐसा होगा भाई कि आप में से ही कुछ बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छे डायग्राम बनाते हैं, बहुत अच्छा डेटा यूज करते हैं, केस स्टडी यूज करते हैं, इन्हीं में से बहुत अच्छे आर्गूमेंट यूज करेंगे, तो उनका फायदा दूसरे को होगा। पीयर लर्निंग इसी को कहते हैं ना। अदरवाइज ये हर टेलीग्राम पे कुकुरमुत्ते की तरह डिस्कशन ग्रुप बने हुए हैं, उगाए हैं कहीं से भी, कोई मतलब है क्या? या सिर्फ इसी चीज का मतलब है डिस्कशन ग्रुप में खाली बस मतलब कुछ भी शेयर करते रहो? कुछ तो उसका सदुपयोग लाभ उठाओ। अब मैं रोज ही बोलता हूँ, रोज ही कहता हूँ, मानती नहीं। चलो अभी शेयर करो सारे लोग, लाइव शेयर करो। चलो मैं हूँ, देख रहा हूँ डिस्कशन ग्रुप में, अभी करो, उसके बाद डिस्कशन होगा। ये देखो दिखा दे रहा हूँ।
जी देख रहा है, देखो लोग शेयर कर रहे हैं। हाँ, भागीरथ और इंद्रधनुष का सर डिस्कशन बोलिए। सर मेरी राइटिंग बहुत बुरी है और मैंने पहली बार ही लिखा होगा, मतलब ऐसा आंसर मैंने बस ब्रेनस्टॉर्मिंग करी है, तो मेरे अपना पॉइंट्स नाम बहुत ज्यादा अपना और नाम खराब मत हो लिखो, सकते हैं। अपना नाम मत लिखो। नहीं नहीं सर, नाम भी लिख दूं मेरे को, या फिर थोड़ी कोई माइनस में नंबर मिल जाएंगे, जिंदगी थोड़ी खत्म हो जाएगी। तो सौंदर्य बोध इतना क्यों है? सौंदर्य के लिए इतना परेशान क्यों? कौन सा तुम्हें हाँ ब्यूटी बस सर, कंपटीशन करना है? बस बस वैसे बस। भी ये सर अभी भेजता हूँ, हाँ, तुम वैसे भी तुम्हारा नाम अभी भेजता हूँ सर। तुम्हारा नाम शिवम है, सुंदरम तो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, कर दो। ठीक है, वो तो मैं सुंदरम भी, वो कोई दिक्कत नहीं, मैं भेजता हूँ, कर दो, बाकी लोग भी करो। भेजता हूँ सर। आज कम से कम 40 कॉपियां दिखनी चाहिए आप, 5 लोगों को माफी। आप बताओ आर्गूमेंट। इतना आसान टॉपिक है, सब कुछ पढ़ा चुके हैं। मतलब ये टॉपिक ऐसा था भाई कि लगभग पिछले जितने टॉपिक पढ़ाए हैं लगभग वही रिपीट होने वाला था, लेकिन फिर भी कुछ डेटा पॉइंट, कुछ आर्गूमेंट एक जगह मिल जाएंगे तो रिवीजन हो जाएगा। बताओ क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश में गहन औद्योगिकरण या डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया है, तो इसकी राह में जो चुनौतियां हैं उनकी चर्चा करनी है। डायमेंशन नंबर 1। चलो पहले से बात कर लेते हैं। यूपी का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है, इसके पीछे जो चैलेंजेस सर हैं बताओ, एक एक करके बताना, और एक एक पॉइंट ही बताओगे खाली। तुम्हारे पास 4 पॉइंट होंगे, उसमें जो सबसे अच्छा पॉइंट वही बताना, ताकि सभी लोगों से मैं पूछ सकूं। सर चलिए भेजना कहाँ पे, एक बार ही वो बता दीजिए दोबारा प्लीज, सॉरी सर। सिंपल है यार, ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन मान लो, मोटे मोटे लैंग्वेज में ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन मान लो, ठीक है। ओके, गहन कृषि पता है, गहन खेती, तो ऐसे गहन कृषि की जगह गहन औद्योगिकरण है। डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन, डीप एग्रीकल्चर, उसके लिटरल मीनिंग के हिसाब से मान लो, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन 4.0 पे मत जाओ। डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ है। चलो आशु बताओ, एक पॉइंट, एक एक से पूछ लेता हूँ, देखो बोलो एक ही पॉइंट। जी सर, मतलब पहले तो इसे डिफाइन करा है डीप इंडस्ट्रियलाइजेशन एक पॉइंट बताओ, सीधे टू द पॉइंट बताओ, एक पॉइंट बताओ क्यों नहीं हुआ। अच्छा 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 सर, तो मतलब इसमें जो मैं बताना चाहूँ तो मतलब जुडिशियल डिलेज और जो लेबर लॉस है ये मैंने लिखा है। ये सबसे महान पॉइंट था क्या? अभिषेक तुम बताओ एक पॉइंट तुरंत। आकाश, आकाश एस, अनिरुद्ध, अंकित, सर मैंने लिखा है सर मानव संसाधन विकास का अभाव। मानो सर मैंने लिखा है कि हम्म, मार्केट है जो खासकर कोर इंडस्ट्रीज हैं या सप्लीमेंट्री सेक्टर्स हैं, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स के मामले में हमारी जो मार्केट है खासकर सप्लाई के मामले में बहुत वीक है, चाहे वो इनपुट हो और उनके आउटपुट। थोड़ा एक मिनट, कुछ नया आकाश तुम बता रहे हो, तुम आकाश इधर, तुम कुछ नया बता रहे हो, थोड़ा ठीक से समझाओ जरा, ठीक से अच्छे से कम्युनिकेट करो। मैं कह रहा हूँ कि सर तुम नहीं, तो आकाश, सिंपल आकाश जो है वो बताओ। हाँ सर, डीप इंडस्ट्री के लिए जो इनपुट इंडस्ट्री होती हैं, जो सप्लीमेंट्री इंडस्ट्री होती है, वो भी यूपी में नहीं है, और इसके जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं उसके मार्केट भी नैरो है। तो मैंने सजेशन दिया है कि जैसे हम ई नाम लेके आ रहे हैं नेशनल लेवल के, यूपी पहले को भी पहले जो आर्गुमेंट दिया उस पर बात करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन तुमसे मांगा क्या, सोल्यूशन तो पूछेगा आगे, पहले चैलेंजेस। इनपुट इंडस्ट्री का मतलब क्या है यहाँ पे आपका? यही टर्म बेसिकली जो जैसे कार इंडस्ट्री है, तो कार जो है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, वो व्हील्स होती हैं या चेयर जो तो आप ये कह रहे हो, हाँ तो ठीक है, आप आर्गुमेंट आपका कुछ डिफरेंट लगा इसलिए पूछा। आप ये कह रहे हो कि कार इंडस्ट्री इसलिए नहीं डेवलप कर पाया है क्योंकि जो इनपुट इंडस्ट्री है, यानी कि टायर बनाने वाली, पहिया बनाने वाली, इसलिए नहीं हो पाया, आप ये कहना चाह रहे हो? यही तो कहा ना आपने। ओपन मार्केट भी नहीं है, इसका फाइनल मार्केट। अरे भैया, हाँ दूसरा वाला ठीक है तुम्हारा, लेकिन पहले कार की कंपनी आएगी या पहले उसका टायर बनेगा? मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ आकाश, कैसे ना आकाश, जब भी कुछ पढ़ा करो तो उस पर सोचा भी करो कि क्या ये एक्चुअली में है। सुनो, मानेसर हरियाणा है, पता है ना, जहाँ पे सुजुकी वगैरह का बहुत बड़ा प्लांट है कार का, ठीक। उसके आसपास शहरों में या उसी शहर में आप देखोगे टायर बनाने वाली, व्हील्स या बाकी जो ऑटो पार्ट्स हैं या छोटे छोटे जो उनके पार्ट्स हैं, उन सबकी बहुत सारी छोटी छोटी एमएसएमई की फैक्ट्रियां, ठीक है। और ये तब डेवलप हुई जब वहाँ पे कार की फैक्ट्री आ गई और बहुत अच्छा उसका डेवलपमेंट हो गया, बहुत अच्छी यूनिट में, बहुत अच्छी संख्या में प्रोडक्शन शुरू हो गया। ये सब जो एलाइड सेक्टर है इनके, या जो इनसे जो रिलेटेड सेक्टर्स हैं, उनका डेवलपमेंट तब होता है जब बड़ी इंडस्ट्री पहले आ जाती है। इनपुट इंडस्ट्री के बाद बड़ी इंडस्ट्री नहीं आती सामान्यतः, समझ रहे हो। या फिर मान लो किसी को कार की फैक्ट्री लगानी है, तो पहले क्या हो, कार की फैक्ट्री लगानी तो ये देखेगा कि भाई पहिया कहाँ पे बनता है, टायर कहाँ पे बनता है, वहां पे लगाऊंगा, ये बाकी चीजें देखेगा। ये तो वहां पे होता है जो माइनिंग इंडस्ट्री है कि भाई माइन यहाँ पे है तो यहीं पे चलो फैक्ट्री लगा देते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम अगर हमें फैक्ट्री उत्पादन करना तो कच्चा माल यहाँ से मिल जाएगा। कच्चे माल जैसी कोई जरूरत होती तो मान सकते थे, बट इस तरीके की कंपनियां ऐसा नहीं करती। तो पहली चीज जो आपका आर्गूमेंट है वो यहाँ पर रिलेवेंट नहीं, ठीक। हाँ, दूसरा आपने जो कहा कि मार्केट, फैक्ट्रियां वहां पे लगाई जाती हैं जहां पर डिमांड थोड़ा सा ज्यादा हो, लेकिन ये तब होता था जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते थे, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क नहीं होते थे, कि चलो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में मान लो अभी लगा दिया फैक्ट्री कार की, लेकिन वहां पे डिमांड ही नहीं है। आज के जमाने में पूर्वांचल में मान लो बलरामपुर, गोंडा, बहराइच में फैक्ट्री लग भी गई, श्रावस्ती फैक्ट्री लग भी गई कार की, तो भी
भाई उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बगल में ही तो रेलवे स्टेशन है, गए मालगाड़ी में लाद दिया, कितना समय लगेगा? तो वो समस्या भी खत्म हो गई है। समस्या अलग प्रकार की क्या है? पहला, जिस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए इंडस्ट्री को आने के लिए, किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर? सिर्फ रेलवे से काम तो चलेगा नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यह है कि वहां पे अगर कार की फैक्ट्री बन रही है तो कार की फैक्ट्री लगाने के लिए क्या चाहिए? पहला सपोर्ट क्या चाहिए? लैंड चाहिए, लैंड पूलिंग होनी चाहिए कि उपलब्ध हो, आए और लगा दें, वो नहीं है। जो आपने कहा कि कार एक बार बन गया या कार के जो पार्ट्स हैं, स्पेयर पार्ट्स, उनको लाने के लिए क्या उस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है कि रियल टाइम पे अगर 5 दिन लगते हैं हरियाणा से सामान लाने में, तो क्या 5 दिन ही लगेंगे? हो सकता है यहाँ पे 8 से 10 दिन लग जाए। तो इस तरीके के डिले की सर वजह से एक टर्म यूज होता है रिवन डेवलपमेंट हाँ। या रिवन ट्रांसपोर्टेशन कनेक्शन, तो मैंने लिखा था वो पॉइंट। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? सर रिबन का होता है मतलब बेसिकली जो बहुत ज्यादा अर्बनाइज वो होती है सिटीज, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, उसे रिबन डेवलपमेंट बोलते हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल में पढ़ाया गया था सर। चलो तुम्हारे ज्ञान का उपयोग बाकी लोगों को होगा, देख लेना भाई, इसको यूज करने से पहले एक बार जो रिवन डेवलपमेंट करे मैं भी देख लूंगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का है नहीं, ठीक है। दूसरा, टेक्नोलॉजी की जहां तक बात है, जब भी कोई कंपनी कहीं पे लगाता है एक इकोसिस्टम होता है पर्टिकुलर। स्टार्टअप वाला बार बार बेंगलोर भी भागता है, पुणे भागता है। क्यों भागता है? इसलिए भागता है क्योंकि वहां पे ऑलरेडी ढेर सारे स्टार्टअप हैं, और जब भी उनको कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, जब भी उनको कोई टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट चाहिए होगा, या जब भी उनको कोई और रिफॉर्म करना होगा, तो इमीडिएटली उनको सपोर्ट मिल जाएगा, बजाय कि अगर वो बाराबंकी में लगाएंगे तो मिलेगा। तो एक इकोसिस्टम है। इसीलिए आपने देखा होगा शिकागो में अगर कोई इंडस्ट्री है तो बनती चली जाती है, सिलिकॉन वैली में है तो बनती चली जाती है। अभी मेरे एक मित्र के छोटे भाई आए जो अमेजन में काम कर रहे थे, अभी शायद यूट्यूब में जाने वाले, बड़ी पोस्ट पर है, तो वो कह रहे थे कि किस तरह से सिलिकॉन वैली का महत्व कम हो रहा है। अब अमेरिका में जगह की कमी तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है, तो वहाँ की कंपनियां लैंड कॉस्ट, जो लैंड एक्विजिशन का कॉस्ट है, उससे बचने के लिए बाकी जो कंट्री एरियाज हैं उनकी तरफ जा रही है, क्योंकि जमीन वहाँ पे पर्याप्त अवेलेबल है, फ्री कौड़ी के भाव मिल रहे हैं। अब धीरे धीरे सिलिकॉन वैली का महत्व कम हो रहा है, तो लगेंगे 10-15 साल वो इकोसिस्टम डेवलप करने में, उसके बाद में फिर वो डेवलप हो पाएगा। बट फिलहाल के लिए तो सिलिकॉन वैली में ही चलेगा सब कुछ। अगला पॉइंट बताइए आप लोग। आकाश तो म्यूट नहीं कर सकते? हाँ बोलो। सर बता रहा था कि किसी कंपनी का लगाने के लिए फंड चाहिए होगा, लैंड चाहिए होगा, वो लेबर आवाज चाहिए होगा, आवाज साफ नहीं वो है, आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। चलो संतोष आप बताओ, आवाज आकर साफ नहीं आ रही है आपकी, बोलो संतोष। बड़ी समस्या तो भूमि अधिग्रहण की है, जैसे गंगा एक्सप्रेस वे है, जेवर एयरपोर्ट जो बन रहा था वो, और जो टाटा नैनो प्लांट जो यूपी में स्टैब्लिश होने वाला था, तो इसमें सर भूमि अधिग्रहण सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या नहीं है संतोष, सबसे बड़ी समस्या नहीं है, एक समस्या है। सबसे बड़ी समस्या किसी को नहीं बोलोगे, ठीक है, ध्यान रखो इस बात का कि ये बता रहा था सर मैं, हाँ मतलब कंपनी स्टेबल करने के लिए फंड चाहिए होगा सबसे पहले, फिर लैंड चाहिए होगा, लेबर कॉस्ट कम है यहाँ पे, मतलब स्किल लेबर नहीं है, और लॉजिस्टिक भी नहीं है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हाँ नहीं है। ठीक है, पॉइंट आपकी ठीक है, लेकिन इनको डेटा दो। जैसे स्किल लेबर लिखोगे तो लिखोगे 1% से कम स्किल डेवलपमेंट हुआ है। फंड की कैपिटल की जहां तक बात करोगे, इसमें लिखा है कि 26% से मतलब स्किल लेबर नहीं है यूपी में, 26% के आसपास है। स्किल उत्तर प्रदेश में स्किल वर्कफोर्स 26% है। ये डेटा ठीक बता रहे हैं? हाँ सर, ये मैंने डेटा 3% है सर। आकाश डेटा वेरीफाई कर लेना, ठीक है, ऐसा नहीं है। 26% होता तो अब तक हम साउथ कोरिया हो गए होते, ठीक है। और कोई मित्र? संतोष जी, लैंड एक्विजिशन एक प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लिखने से बचिए, ठीक है, क्योंकि कई बार लैंड एक्विजिशन कर भी लेते हो फिर भी नहीं आती, कैपिटल नहीं होता है लगाने के। तो पॉइंट पे तो सर बोलने में हो गया था, मैंने पहले नंबर पर रखा था पॉइंट जैसे। हाँ ठीक है, बाकी कोई मित्र प्रॉब्लम चैलेंजेस में? कनेक्टिविटी पॉलिसी लिखो। हाँ, पॉलिसी में बहुत चेंजेस हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब कुछ और पॉलिसी थी, जैसे बीजेपी है कुछ और पॉलिसी। हो सकता है किसी और की सरकार आए तो पॉलिसी फिर से बदल दे, ऐसा होना नहीं चाहिए। पॉलिसी कंटिन्यूटी में होनी चाहिए। सर राजनीतिक अस्थिरता हो सकती है सर। क्या सुमित, क्या कह रहे हो? क्या सुमित? राजनीतिक अस्थिरता जो राजनीतिक अस्थिरता जो सरकारी फिलहाल भारत में राजनीतिक अस्थिरता जैसी चीज नहीं है। पिछले 20 सालों से लगभग ठीक ठाक चल रहा है सब कुछ, ठीक है। महाराष्ट्र में भी थोड़ा सा हुआ था तो उससे कुछ फर्क ज्यादा नहीं पड़ता है। राजनीतिक स्थिरता अस्थिरता तब लिखना जब तुम्हारे पास कुछ न बचे, फालतू पॉइंट। और कोई मित्र? मैंने क्षेत्रीय असमानता के पॉइंट में लिखा है कि प्रति लाख जनसंख्या पे सिर्फ एक इंडस्ट्री है पूर्वांचल और बुंदेलखंड में। हाँ तो वही तो कह रहे हैं ना कि इंडस्ट्री नहीं है, क्यों नहीं है, वही तो पूछ रहे हैं। तो उसको इकोसिस्टम में लिखो, उसको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इकोसिस्टम नहीं है। जो सालिनी सपना ना, हाँ सपना जो आप बता रही पॉइंट, उसको लिखिए कि उत्तर प्रदेश में स्पेशली पूर्वांचल और बुंदेलखंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन का इकोसिस्टम नहीं है। और जब आपने ये लिखा तो एग्जांपल में डालो जो आप बता रही हैं कि जो इंडस्ट्री की डेंसिटी है वो बहुत ही कम है, वहां पे है ही नहीं, इसलिए बाकी इंडस्ट्री भी इंस्पायर नहीं होती। सर एक पॉइंट और है, जैसे यूपी में जो है जो एक्सपोर्ट फैसिलिटीज नहीं है, एक्सपोर्ट के लिए जैसे एसीजेड नहीं है, तो इसलिए जैसे नोएडा में एसीजेड है, तो जो यूपी के अदर पार्ट्स हैं उसमें भी कोई भी इंडस्ट्री इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती है, इंडस्ट्रियल इसलिए नहीं होता
क्योंकि एक्सपोर्ट फैसिलिटीज में बहुत पीछे है यूपी, तमिलनाडु और अदर स्टेट बहुत आगे हैं। हाँ तो लिख दो ना कि उत्तर प्रदेश में डेडिकेटेड एक्सपोर्ट जोन की कमी है, डेडिकेटेड एक्सपोर्ट जोन की कमी है, और फिर नीचे एग्जांपल में लिखो कि उत्तर प्रदेश के पास कितने एक्सपोर्ट एसीजेड है। बताओ, अभी डेटा दिया है ना हमने, कितना है बताओ एग्जैक्टली। हाँ, और बाकी दुनिया के पास कितना है? हम्म 2020 तक का ही चलो ले लो, उसी से आइडिया आ जाएगा कि भाई आंध्रा में कितना है ऑपरेशनल 20, हाँ, और गुजरात में 20, महाराष्ट्र में 37, कर्नाटका में 34, तमिलनाडु में 48, तेलंगाना में 34, उत्तर प्रदेश में कितना 14। जबकि उत्तर प्रदेश, हाँ, अगर 2020 तक का भी डेटा पकड़ लो तो काफी कम है, लगभग तमिलनाडु की तुलना में 3 गुना कम है, 1/3 ही है खाली, समझ रहे हो? तो ये डेटा आप यूज कर सकते हो, कंपेयर अगर डालना तो कंपेयर करवा लेना इसको, ठीक है ना। लेकिन यूज कैसे करना है थोड़ा देख लेना, ठीक है। चलो वे फॉरवर्ड बताओ, मतलब सजेशन क्या दे रहे हो पॉलिसी, जिन्होंने नहीं बताया वो बता दे। अरे एक मिनट, पहले श्रेष्ठा का ये जो लैक ऑफ वाटर रिसोर्स, श्रेष्ठा वाटर रिसोर्स कहीं नहीं है बुंदेलखंड में, तो आईटी इंडस्ट्री लगाने के लिए कितना पानी चाहिए बताओ, कितना पानी चाहिए? नॉलेज पार्क एस्टेब्लिश करने के लिए कितना पानी चाहिए? और जितना पानी चाहिए क्या उतना वो वाटर से डेवलपमेंट प्रोग्राम या रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से नहीं कर सकते इकट्ठा? ये जो एक्सक्यूज है बहुत बहुत लेमैन एक्सक्यूज है, ठीक है। हाँ चलो सजेशन बताओ, वे फॉरवर्ड बताओ। समिट आयोजित किया जाए, बाद में रखो यार। इन्वेस्टर समिट हवाबाजी ज्यादा होती है, इन्वेस्टर समिट हवाबाजी हवा बनाने के लिए ज्यादा होता है, एक्चुअली में उसका बहुत प्रभाव ज्यादा होता नहीं है, क्योंकि जिसको इन्वेस्ट करना है, एक बात बताऊं मैं तुमको भाई, चलो एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल। जिसको एडमिशन लेना होगा एक बार कंटेंट देखेगा, कोई भी लेक्चर देखेगा, किसी एक मित्र से राय ले लेगा, एडमिशन ले लेगा, ठीक। मैंने ये अपना अनुभव पाया है कि जिसको एडमिशन लेना होता है वो एक ही कंटेंट या एक ही वीडियो से समझ में आ जाता है कि बंदा कैसा है, ठीक। जिसको नहीं लेना होता है उसके लिए तुम जो अपना पैम्पलेट है, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि उसको बहुत ज़्यादा ना डाला जाए चैनल पे, उस पैम्पलेट को आप 1 नहीं 100 बार दिखाओ, नहीं लेगा, क्योंकि उसका ट्रस्ट ही नहीं है। अरे सुन ना भाई, उसके लिए नहीं कह रहा हूँ मैं, ये सुन ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जिसको इन्वेस्ट करना होगा उत्तर प्रदेश में वो इन्वेस्ट कर देगा, क्योंकि उसको पता है उत्तर प्रदेश का फ्यूचर है। उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ पॉपुलेशन है, इतना पूल ऑफ स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है, उत्तर प्रदेश का जलवा है आने वाले 50 सालों तक, वो कर देगा। जिसको नहीं करना है ना, वो जाएगा चेन्नई में ही करेगा, समझ रहे हो, गुजरात में ही करेगा, कभी इधर नहीं आएगा। बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ तुमको, ऐसे ही होता है, कितना भी कर लो नहीं आएगा, ठीक है। एलन मस्क भारत में नहीं आ रहा है, उसको नहीं आना था, ठीक है। अभी उसने सब कुछ कहा, ये छोड़ो, ये टैरिफ कम करो, इतना करो, तो मन बना रहा है, अदरवाइज नहीं आना था इसलिए नहीं आया। जबकि चाइना में खुद जाके भीख मांग रहा है कि भाई करवा लो करवा लो करवा लो। ये दुनिया ऐसे ही काम करती है, ठीक है। तो इसलिए इन्वेस्टर जो सबमिट होते हैं ना, वो हवा बनाने के लिए होते हैं, रियलिटी में उससे ज्यादा अंतर पड़ता नहीं, और ये जानते हैं लोग इकोनॉमिस्ट। हाँ चलो अगला पॉइंट, सिंगल विंडो क्लियरेंस है सर, ब्यूरोक्रेसी मुद्दों पे तो निपटान। इन्वेस्टमेंट, हाँ, इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है तो उसको फैसिलिटेट करो, सिंगल विंडो सिस्टम बनाओ, ठीक है, निवेश पोर्टल बनाओ। और क्या दूसरा सजेशन कोई मित्र? तो जैसा आप बताए थे भूमि अधिग्रहण पहले से करके, हाँ, लैंड एक्विजिशन का पूलिंग कर लो यार, पूल कर लो, पहले ही पूल कर लो, और ऐसा कई स्टेट कर रहे हैं, तमिलनाडु वगैरह कर रहे हैं, अच्छा पॉइंट है। और कोई? फोकस ऑन सनराइज सेक्टर और द जो स्ट्रेंथ सेक्टर है, जैसे लेदर प्रोसेसिंग है यूपी में, जो अपनी स्ट्रेंथ है उस पे फोकस करना। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। दो अलग अलग पॉइंट बनाओ, एक तो सनराइज सेक्टर का इस्तेमाल करो कि सनराइज इंडस्ट्रीज को ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, फुटलॉज इंडस्ट्री को ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसको छोड़ करके ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है जिसमें उत्तर प्रदेश का एज, उनको प्रमोट करो। एक तो ट्रेडिशनल जो सेक्टर है जिसमें उत्तर प्रदेश का एज है, उनको प्रमोट करो, और उसमें लिखो कि जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमें एक्सपर्टीज है, जीआई टैग वगैरह मिला है, ओडीओपी है, उनको ज्यादा प्रमोट करना है। फिर उत्तर प्रदेश एक एग्रेरियन इकोनॉमी वाला स्टेट है, इसलिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको ज्यादा प्रमोट करो, ठीक है। आप उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क बड़े बड़े बनाओगे, कितने लोगों को रोजगार दोगे तुम? नॉलेज पार्क बनाओगे, कितने बीटेक वाले नौकरी करेंगे? आधे आएंगे बाहर से, आधे आएंगे बड़े बड़े शहरों के। लेकिन अगर आपने उत्तर प्रदेश में बड़ा मेगा फूड पार्क आपने बना दिया तो हो सकता है कि बलरामपुर, बहराइच, गोंडा और बस्ती के लोगों को भी रोजगार मिल जाए। हाँ बोलो आसू।
सर मतलब वो हम सर्विस बेस्ड इकोनॉमी में बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम अपने लोगों को ट्रेन करें बढ़िया से। हाँ वो तो हम- करना है, वो तो पॉइंट रहेगा ना, स्किल डेवलपमेंट करो भाई। 1% जो आपका है रूरल इलाके में 3-4% ओवरऑल जो है उसको बढ़ा करके आप 5 से 7% तक लेके जाओ स्किल डेवलपमेंट को। आकाश ने पहले ही 26% करा हाँ सर, दिया। और आकाश मुझे वो डेटा देना जरा 26% वाला था। मतलब ठीक है, जैसे केरला कर रहा है, केरला मॉडल है, इसमें मतलब उनके पास एग्रीकल्चर के लिए उतना लैंड नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी मतलब ठीक ठाक है, कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने वो सर्विस मॉडल बनाया ना, उनके लोग नर्सेज और वो सब जाके गल्फ में हाँ। काम करते हैं वो सब, हाँ तो सर उससे उनको बहुत ज्यादा अर्निंग्स होती हाँ है। तो रेमिटेंसेस की आप बात करें कि रेमिटेंसेस बाहर से आए, लेकिन वो तब होगा जब स्किल वर्कफोर्स जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, आप मान लो नर्स भेज रहे हो, आप मान लो मजदूर अनस्किल्ड लेबर भेज रहे हो गल्फ कंट्रीज में, उससे कुछ खास पैसे नहीं आते हैं। आप क्या करो कि आपके यहाँ ज्यादा लोग टेक्नोलॉजी में, बाकी जो आर्किटेक्ट है उनमें सब में ज्यादा ट्रेन हो, तो भारत के बाकी पार्ट में भी जा सकते हैं, बाकी गल्फ कंट्रीज में भी जा सकते हैं, तो ज्यादा पैसा आने की संभावना रहेगी। एक तो ये है। दूसरा, सबसे बड़ी जरूरी चीज है स्किल डेवलपमेंट। बाहर जाओ ना जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर स्किल आपके पास आ गया तो कुछ ना कुछ आप कर ही लोगे यार, है ना। उसी लकड़ी से आप इतना शानदार खिलौना बनाना शुरू कर दोगे, वहीं बिकना शुरू हो जाएगा। स्किल डेवलपमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। वो तब होगा जब आप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करोगे। नीचे कवर किया है इसमें कंटेंट में, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आप अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ऐसे अच्छे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, अच्छे स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, ये सब एस्टेब्लिश करोगे। सरकार उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगी तब तो कुछ होगा नहीं। ये एक विशेष साइकिल है। आपने 100 रुपए दिए, उस 100 रुपए में अगर कोशिश ये करें कि भाई बचाना है, क्यों बचाना है, उसका इस्तेमाल करो अच्छे कंटेंट राइटर के लिए, अच्छे फैकल्टीज के लिए, अच्छी सर्विस देने के लिए। क्वालिटी अच्छा है, सर्विस अच्छा हो, कंटेंट से लेकर के सर्विस तक। इसका फायदा क्या होगा, अच्छे वैल्यूएटर के लिए इसका फायदा क्या होगा, वर्चुअल साइकिल क्रिएट करेगा, गुणात्मक चक्र क्रिएट करेगा कि आपने जो पैसा दिया उसका इस्तेमाल हुआ आपके फायदे के लिए, तो फिर आप प्रमोट होंगे, आप लोगों को बताएंगे। लेकिन वही है कि आपको रद्दी सर्विस मिला तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वर्चुअल साइकिल क्रिएट करना है, साइक्लिक इकोनॉमी क्रिएट करना है, ये सब काम करना पड़ेगा। इस मल्टीप्लायर सर। यस। और कोई एनसीआरबी के डेटा के अनुसार हाँ? एनसीआरबी के डेटा के अनुसार यूपी फर्स्ट रैंक पे क्राइम में। अगर हम क्राइम को कम करते हैं तो टूरिज्म सेक्टर भी होगा। पहली चीज तो राहुल ऐसे डेटा मत यूज करना, पर्सनली मेरी वो कहना है, क्योंकि यूपी में एब्सोल्यूट नंबर बहुत ज्यादा है, 25 करोड़ की पॉपुलेशन है। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो क्या तब भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। वेस्ट बंगाल में भी ठीक ठाक रेप हो रहे हैं, वहाँ मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। महाराष्ट्र वाले जब नाटक करते हैं यहाँ पे कभी कभी कि उत्तर प्रदेश में तो क्राइम बहुत है, तो उनको मैं प्रॉपर डेटा दिखाता हूँ कि भाई परसेंटेज वाइज बात कर रहे हो, डेटा वाइज एब्सोल्यूट नंबर में बात कर रहे हो। अगर पर उत्तर प्रदेश में क्राइम ज्यादा है, इस बात के लिए आपको इंकार नहीं कर सकते, क्राइम काफी ज्यादा है, लेकिन टूरिज्म सेक्टर सिर्फ क्राइम की वजह से ही नहीं हो रहा है, डेवलप नहीं हो रहा है। आप मानते हो इस बात को? अयोध्या में, काशी में और प्रयाग में जो 65-70 करोड़ लोग आए, ऐसा नहीं कि क्राइम रुक गया था इसलिए आए, इसलिए आए क्योंकि आपने इंफ्रा अच्छा दिया, आपने प्रमोशन अच्छा किया, आपने उनको फैसिलिटी अच्छी उपलब्ध कराई। अगर अभी अयोध्या, काशी और प्रयाग को ठीक से जोड़ दिया जाए, ट्राइलेटरल अगर कुछ कॉरिडोर डेवलप कर दिया जाए, तो हो सकता है 1 साल में काफी टूरिस्ट अपने आप आए, फॉरेन के लोग भी आए। तो क्राइम एक पहलू है, लेकिन सिर्फ क्राइम को आप पॉइंट में लिख रहे हैं, ये बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है सर एक पॉइंट और है जैसे कौशाम्बी वाला मतलब उसमें भी बहुत पोटेंशियल है, जो कौशाम्बी और वो सब में, हाँ, सर्किट बना दो। रामायण सर्किट, बुद्धा सर्किट। बोलो भाई। सर एक point और है जैसे कि जो सदर्न स्टेट है, वहाँ पर जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं या एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनको लॉन्ग टर्म में उनको इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट खुद की एक पॉलिसी लेके आती है। जो लेजिस्लेचर है ना, वो पॉलिसी इंटैक्ट कर सकती है यूपी में, ताकि जो इन्वेस्टर है लॉन्ग टर्म में जो पॉलिसी क्लिक होगा उसकी वजह से रिस्क ना पड़े, या मतलब उनको नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। तो हम एक सिंपल है policy ला भाई, सकते हैं। पॉलिसी में स्टेबिलिटी रखो, अपने आप इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जी। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। सेफ गाड़ी चलाओ, अपने आप इंश्योर्ड रहोगे। तो पॉलिसी स्टेबिलिटी लिख के आना कि पॉलिसी स्टेबिलिटी जरूरी है। चलो ठीक है, बहुत पॉइंट हो गए, इतने पॉइंट जनरेट हो गए कि अभी मुझे बताओ, जो लोग कहते हैं कि पॉइंट नहीं जनरेट कर पाता हूँ, अभी उनको दिक्कत तो नहीं है? हाँ लिख सकते हैं। अभी उनको दिक्कत तो नहीं है? अभी भी कोई बंदा है जो, या कोई मित्र है जिसको लगता है कि नहीं मुझे तो अभी कुछ हवा नहीं लग रहा है, ये लोग क्या बकैती कर रहे हैं, ऐसा है कोई? हाँ, इसमें से कितने मित्र हैं जो जिनका पहला, दूसरा, तीसरा सेशन है लाइव? मतलब एक बार हैंड रेज कर सकते हैं। अनुराग आपका है, और किसका? आकाश तुम पुराने हो यार। और बाकी जितने नए मित्र हैं वो नहीं आए अभी, तो जल्दी भी पढ़ाया है, 10 बजे के पहले ही स्टार्ट कर दिया भाई। ठीक है, सर वो आंसर किस ग्रुप पे शेयर करना था वो दिखा दीजिए बस सर। हाँ क्या कह रहे हैं? आंसर किस ग्रुप पे शेयर करना था आप सर, वो देखना रह गया। अरे भाई अभी तो बताया। अरे सर वही रह गया, मैं फोटो खींच रहा था नहीं, ना। फोटो क्यों खींच रहे हो भाई? ये देखो लिंक है इसका, ये देखो कॉपी किया, नहीं सर, आंसर की टेस्ट के आंसर किया जो आज लिखा हो, आज लिखा सर। यही तो है भगीरथ और इंद्रधनुष का डिस्कशन ग्रुप। सर इसमें तो ऐड ही नहीं है हम। तो यार यहाँ पे देखो, ये भगीरथ है, यहाँ पे सिर्फ 3-4 पोस्ट पहले ही ये देखो शेयर किया था डिस्कशन ग्रुप। जरा भी स्क्रॉल डाउन ओके करते हो सर, तो ओके। ऊपर नीचे देखते हो कुछ?
सर आपकी कमेंट्स देखता हूँ और लिंक देखता हूँ, देख लिया। बाकी ज्यादा मेरे को मतलब नहीं। देख ठीक है लिया। सर, जो ओके। मेन ग्रुप है, मैं फिर से कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में भी इसको जाने दे रहा हूँ कि जो मेन भगीरथ का ग्रुप है वहां पे सिर्फ काम की चीजें आती, एक बार देख लिया करो, ओके सर, है ना। ओके सर। अदरवाइज वहां बकर तो होता नहीं, वहां तो प्रॉपर काम की, दिन में एक तो पोस्ट ही आता है खाली। ठीक, पिन ओके पिन सर, पिन करके रखो उसे। चलो भैया, ठीक है, ख्याल रखो, शुभ रात्रि।